चलिए, तो हम लोग बहुत आसान सच्चिदानंद अज्ञेय, ये जो टाइटल है अज्ञेय, ये प्रेमचंद ने दिया है इनको, है ना। अज्ञेय हंस नाम की पत्रिका चलाते थे प्रेमचंद, और उसमें जैनेन्द्र जी इनकी रचनाओं को लेके गए थे। नाम नहीं पता था, तो वही अज्ञेय टाइटल, और फिर इनका फेमस हो गया ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये पूरा नाम है। और 1911 से 1987 ये इनका जीवन काल है। 1911 से 1987 इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ 1911 में, और जन्म एक टेंट में हुआ, है ना, हॉस्पिटल में नहीं हुआ। तो उसकी चर्चा इस उपन्यास में भी वो करते हैं। पिताजी पुरातत्व विभाग में काम करते थे। अज्ञेय जी की कुछ रचनाएं आपके कोर्स में हैं। एक रचना है असाध्य वीणा, बिल्कुल ठीक है, असाध्य वीणा, ये यूपीएससी के कोर्स में है। असाध्य वीणा कोर्स में कहाँ पर है? यूपीएससी के कोर्स में है। ये रचना 1961 की, 1961 की है। 1987 में इनका निधन हुआ। और ये रचना आंगन के पार द्वार, ये कविता काव्य संकलन, आंगन के पार द्वार काव्य संकलन है, कविता का संकलन है, उसी में से है असाध्य वीणा, जो सिविल सेवा में। दूसरी रचना यानी कवि के रूप में, कवि के रूप में अज्ञेय आपके कोर्स में है, उपन्यासकार के रूप में भी है। उपन्यासकार के रूप में, और इन्होंने 3 उपन्यास लिखे, 3 उपन्यास लिखा है इन्होंने। जो पहला उपन्यास है उसका नाम है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी इनका पहला उपन्यास है। दूसरा उपन्यास है नदी के द्वीप, और तीसरा उपन्यास है अपने अपने अजनबी। तो ये 3 उपन्यास लिखा इन्होंने, जिसमें शेखर एक जीवनी 2000 तक यूपीएससी के कोर्स में था, यूपीएससी के पाठ्यक्रम में 2000 तक था। यानी 90 के दशक में जो सिविल सेवा दे रहे थे, तो वो शेखर एक जीवनी भी पढ़ते थे। और बिहार पीसीएस में प्रारंभ से ही है, बीपीएससी में प्रारंभ से ही, बिहार पीसीएस में प्रारंभ से ही। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय 1911 से 1987। एक कवि के रूप में अज्ञेय जी अभी बने हुए हैं सिविल सेवा के पाठ्यक्रम में, और रचना का नाम है असाध्य वीणा, एक ऐसी वीणा जो असाध्य है। और कैसे ये वीणा का संगीत मुखरित होगा। आप सब लोग एक वीणा बजा रहे हैं, है ना। कोई बीपीएससी की वीणा बजाने में लगा है, कोई यूपीएससी की वीणा बजाने में लगा है, कोई उत्तर प्रदेश, हर आदमी। तो आखिर वीणा बस बजेगी कैसे? तो उसमें कुछ शर्तें हैं, कंडीशन है, जिसमें आगे बताएंगे आपको इस रचना में। आंगन के पार द्वार ये कविता संकलन है, और उपन्यास के रूप में, उपन्यासकार के रूप में भी है शेखर एक जीवनी, जो सिविल सेवा में 2000 तक लगी हुई थी, और फिर बिहार पीसीएस में तो प्रारंभ से ही इसने अपना पाठ्यक्रम नहीं बदला। शेखर एक जीवनी 3 भाग में है। शेखर एक जीवनी 3 भाग में, और सामान्यतः तीनों भाग पढ़ना है, लेकिन ये तो प्रकाशित हुआ ही नहीं, तो पढ़ेंगे कैसे? तो प्रकाशित नहीं हुआ ये, तीसरा भाग प्रकाशित नहीं हुआ, पहला और दूसरा भाग प्रकाशित हुआ। और ये प्रथम खंड जो है 1941 में आया,
और दूसरा खंड आया 1944 में। भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ है। 1941 में ये उपन्यास आया अज्ञे के द्वारा, बहुत चर्चित रहा उपन्यास। उसके बाद नदी के द्वीप लिखा उन्होंने 1951 में, और फिर अपने अपने अजनबी लिखा 1961 में। तो ये 3 उपन्यास अज्ञे ने लिखे, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी 1961 में। तो इतना 2 नाम आपको याद रखना है। 2 नाम तो याद हो ही गया, क्या क्या? एक तो असाध्य वीणा और दूसरा शेखर एक जीवनी के 2 भाग 1941 और 1944, और नदी के द्वीप 1951 और अपने अपने अजनबी 1961। तो अज्ञे जी की 2 भूमिकाएं याद रहेगा। किताब अलग अलग शक्ल में होगा, है ना, ज़्यादा पढ़ने में थोड़ी सी समस्या रहेगी, लेकिन एक बार पेज ज़रूर पलटना है। पढ़ने में थोड़ी क्या रहती है, इस तरह की मिलेगी किताब नहीं, दोनों भाग पढ़ जाना है। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुत कठिन नहीं होते, हम लोग पढ़ते हैं। तो ये तो था परिचय इनका। साइंस ग्रेजुएट हैं अज्ञे और प्रयोगवाद के जनक भी हैं। बीएससी हैं, नौकरी भी करते हैं और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल भी रहे। ये बीएससी ऑनर्स है। HSRA से भी जुड़े रहे। कुछ दिन जेल का अनुभव भी रहा इनका क्रांतिकारी गतिविधियों में। तो जो सवाल शेखर एक जीवनी से पूछे जाते हैं आपसे, ये तो इनका व्यक्तिगत जीवन था। सबसे पहले जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पहले देख लेते हैं। शेखर का चरित्र चित्रण पूछा गया है। शेखर एक व्यक्ति का नाम है, एक युवा का नाम है। इसके घर में 6 भाई बहन हैं। शेखर के घर में कितने लोग हैं? 6। सबके घर में 2 4 1 2 होते ही है ना। इनके घर में कितने लोग हैं? 6 लोग। और सबसे बड़ी बहन है, इनकी 6 भाई बहन हैं। और मध्य वर्ग का परिवार है। मध्य वर्ग का परिवार। सबसे बड़ी बहन है और बहन का नाम है सरस्वती। 5 वर्ष बड़ी है। शेखर से कितनी उम्र में बड़ी है? 5 वर्ष। तो इनकी एक बहन है ना। तो शेखर का चरित्र चित्रण आपसे पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे इसको, कैरेक्टर पर बात। प्रेमचंद के बाद के उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद कैरेक्टर एनालिसिस पर थोड़े आगे बढ़े थे, उस यात्रा को इन्होंने थोड़ा और आगे बढ़ाया। दूसरा सवाल होगा कि भाई इसका नामकरण बताइए, इस किताब का ये नाम कैसे है, और नामकरण है तो क्या ये आत्मकथा है, जीवनी है या उपन्यास है। इस पर भी सवाल आए कि नामकरण बताते हुए कि आखिर ये नाम कैसे है। शेखर एक जीवनी, तो ये आत्मकथा है कि जीवनी है कि उपन्यास है, तो इस पर भी सवाल आए। या इसके संवेदना पक्ष पर सवाल पूछे गए, शेखर के विद्रोही चरित्र पर सवाल पूछे गए हैं। तो ये सब कुछ मूलभूत सवाल पूछे गए हैं। पहले सिविल सेवा में भी 90 के दशक में जो सवाल पूछे गए हैं, अगर उसको भी देखा जाए तो एक बार पूछा गया, 1998 में सवाल पूछा गया कि शेखर के चारित्रिक गुण दोषों पर प्रकाश डालें। शेखर के चारित्रिक गुण दोषों पर प्रकाश डालें, क्या यह आज के युवकों का आदर्श हो सकता है? ये 1998 सिविल सेवा में पूछा गया। यानी फिर से शेखर का चरित्र, इसका गुण दोष बताइए। चरित्र चित्रण का मतलब इसका गुण और दोष बताइए, इस पर बात कीजिए। और ये कहा गया कि क्या आज के युवक का ये कोई एक आइडियल पक्ष हो सकता है, ऐसा सवाल पूछा गया। ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं शेखर जो एक व्यक्ति है उसके कैरेक्टर पर। तो यही सवाल है, शेखर का कैरेक्टर बताइए, इसके क्वालिटी और दोष को बताइए, और
शेखर एक जीवनी जो नामकरण पड़ा इस उपन्यास का, तो ये नामकरण क्यों पड़ा, आत्मकथा क्या है, जीवनी क्या है, और कोई बहुत भारी भरकम उपन्यास नहीं है ना। थोड़े शब्द थोड़े कठिन हैं इस उपन्यास में। हर व्यक्ति कुछ न कुछ सवाल पूछता है अपने आप से, और सहज सवाल पूछता है। हर बच्चा, छोटे बच्चे को देखिए, बच्चा किसकी तरफ ज़्यादा मेल जो बच्चा होता है किसकी तरफ आकर्षित ज़्यादा होता है, मदर की तरफ, या और जो फीमेल लड़कियां होती हैं वो, हाँ, औसत औसत सत्य क्या है कि लड़कियां किधर आकर्षित होती हैं, फादर की तरफ, और लड़के, ऐसा क्यों होता है, माँ ज़्यादा केयर करती हैं, क्यों, मतलब जो ये अज्ञेय कह रहे हैं, या शेखर एक जीवनी में अज्ञेय कहना चाहते हैं कि जो पुत्र है यानी जो मेल चाइल्ड है, अगर वो पिता की तरफ आकर्षित हो तो थोड़ा असामान्य है। सामान्यता तो यही है कि भाई एक मेल चाइल्ड किसकी तरफ आकर्षित होता है, माँ की तरफ, शायद सहज ज़्यादा दुलार मिलता होगा, या जो भी कारण मनोवैज्ञानिक कारण रहा। और यानी जो बेटा है वो किसकी तरफ, हाँ, माँ की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, और बेटियाँ किसकी तरफ आकर्षित होती हैं, पिता से उनको ज़्यादा स्नेह होता है ना। ये सामान्य तौर पर है। लेकिन अगर इसका विपरीत हो कि अगर बेटे का ज़्यादा आकर्षण किसकी तरफ हो, हाँ, पिता की तरफ, और बेटी को ज़्यादा आकर्षण किसकी तरफ हो, माँ की तरफ, तो थोड़ा असामान्य भी है और थोड़ी अच्छी बात भी है ना। तो ये जो शेखर नाम का बच्चा है यहाँ, जिसके 6 भाई बहन हैं, और सबसे बड़ी बहन का नाम है सरस्वती, ठीक है। ये माँ और पिता में आकर्षित किसकी तरफ है, ज़्यादा वो आकर्षित पिता की तरफ, है ना, पिता की तरफ ज़्यादा आकर्षित, पिता के प्रति आकर्षित ज़्यादा। घर की कहानी है एक, और माँ से थोड़ा घृणा करता है, माँ से घृणा करता है। अब क्यों घृणा करता है, ये माँ से बहुत अच्छा है इसके रिलेशन नहीं। हाँ, पिता यद्यपि कई बार पिटाई कर चुके हैं, लेकिन तब भी पिता को ये क्या समझता है, बेहतर समझता है। हालांकि दोनों को बहुत अच्छा नहीं समझता, लेकिन तुलनात्मक स्तर पर अपने पिता से ज़्यादा आकर्षित। और माँ से, चूँकि माँ जो है वो अविश्वास करती है, और सब बच्चों पे करती है, इसके 6 भाई बहन हैं, लेकिन इस पर इसको ज़्यादा रिसीव होता है। इसको लगता है कि माँ हमको कम महत्व देती है, या हम पर विश्वास कम करती है, और इसके सारे प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देती। और माँ जो चाहती है, इसके मन में सहज रूप से प्रश्न होते हैं। कोई भी प्रश्न है, जैसे छोटा बच्चा पूछता है ईश्वर है कि नहीं, इसके मन में भी सवाल है। अब इसको पता नहीं है, घर में रात में एक बच्चे का जन्म होता है, इसके भाई बहन का जन्म होता है, तो ये पूछता है कि बच्चे आते कहाँ से। छोटा बच्चा, 8 साल का बच्चा है, 13 साल उम्र हुई है बहन की, सरस्वती की, तो ये पूछता है घर से कि आखिर ये सुबह तो कोई बच्चा नहीं था, ये रात में, और जो दाई आई है बच्चा हुआ है, तो बच्चा हुआ है, इसके भाई बहन हैं, तो पूछता है कि बच्चा आया कहाँ से। हर घर में बच्चे पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, तो ये भी पूछता है, शेखर भी पूछता है। अब इसको कोई जवाब ही नहीं देता, माँ जवाब नहीं देती, फिर ये पिता से भी पूछता है, अपनी सरस्वती बहन से पूछता है। कुछ लोग इसको गलत सलत बोलते हैं, जैसे बेटा बच्चा जो है वो भगवान देता है, तो भगवान दिन में क्यों नहीं देता, रात में ही क्यों देता है। इसके सहज सवाल हैं, क्योंकि बच्चा घर में कब आया, हाँ, रात में आया। किसी ने इसको कह दिया कि बच्चा जो है अंडे से निकलता है, तो पक्षियों के अंडे को देखने लगता है, एकदम ध्यान दिए है कब निकलेगा बच्चा, ठीक है। तो सहज मानवीय गुण है, उत्सुकता है, उसके पीछे पड़ा रहता है कब निकला और कैसे फोड़ के निकला। तो इसके मन में बहुत सारे सवाल हैं। अगर ईश्वर है तो इतनी बुराइयां क्यों हैं। एक पुजारी है जो, उसको सांप काट लिया है, और वो भागते भागते मंदिर में जाता है और वो मर जाता है। अब इसके मन में सब, अगर ईश्वर है और ईश्वर की ये पूजा करता है, तो ये कैसे, ईश्वर ने इसको बचाया क्यों नहीं, कि मर कैसे गया। तो उसको बहुत सारे, ये जो हर व्यक्ति में जो एक शेखर है, ऐसा नहीं कि एक नया कैरेक्टर है, हम सब में एक शेखर का भाव है, और वो सहज सवाल करता है, और सवाल करके हम लोग एक अपनी परिभाषा तय कर लेते हैं। शेखर को ये परिभाषा नहीं मिलती,
इसलिए थोड़ा ये कैसा लगता है, विद्रोही लगता है। तो हमको समझना पड़ेगा कि आखिर विद्रोही का मतलब क्या है और क्रांति का क्या मतलब है, और थोड़ी चर्चा कि भाई आखिर ये क्रांतिकारी है, विद्रोही है, इसका मीनिंग क्या है, और विद्रोह इसके कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे, और सच में क्या विद्रोही है। भाई विद्रोह करने के बाद कुछ उपलब्ध भी करता है क्या। तो ये सब कुछ मूल मुद्दे हैं, है ना, कि वो सहज रूप से हर सवाल को जानना चाहता है। अगर कोई उसको जवाब नहीं देता तो उसके मन में क्या होती है, लगता है कि ये जो व्यक्ति है, और माँ उसको जवाब नहीं देती, वो विश्वास करती है। अब उसके पास बहुत तरह के सवाल हैं और उन सवालों को वो जानना चाहता है, एक एक करके वो पूछता है, सबसे पूछता है। वो थोड़ा आकर्षित भी होता है, आकर्षित होता है जो जो उसके परिवेश में या जो जो उसके साहचर्य में जो लड़कियां आती हैं उसके प्रति उसका क्या होता है, थोड़ा आकर्षण भी होता है। और ये आकर्षण किस सीमा तक होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। उसमें जो इसकी अपनी बहन है सरस्वती, उसकी तरफ भी वो सच सच सब अज्ञे बताते हैं। शशि नाम की एक लड़की है जो उसकी दूर की रिश्ते की मौसेरी बहन लगती है, उसके तरफ भी। शारदा एक लड़की है, उसकी तरफ भी। और अज्ञे इसको सब स्पष्ट रूप से इसको बताते हैं। तो इन्हीं सब ताने बाने के साथ, और चूंकि कहानी जो है वो फ्लैशबैक पद्धति में, आपने फिल्म देखा होगा कई सारे, अंतिम दृश्य दिखाई दिया और फिर उसके बाद धीरे धीरे घटनाएं क्या होती हैं, एक एक करके घटित होती हैं। तो इसको भी फांसी मिली हुई है, शेखर नाम के एक व्यक्ति को क्या मिला हुआ है, गलत फांसी की सज़ा हो गई है। अब इसको फांसी पड़नी है। अब फांसी पड़नी है तो उसके पहले की रात में अकेले बैठा है, चिंतन कर रहा है और फिर स्मृतियों में जा रहा है, बचपन से उसकी सारी स्मृतियाँ। आप एक ऐसी मूवी देखिए कि लास्ट का कोई सीन हो, एक व्यक्ति को फांसी मतलब मरना निश्चित है और कल उसको फांसी होने वाली है। अब एक रात पहले वो देखता है सब चीज़ों को कि आखिर बचपन से इतने पूरा जीवन, जो जन्म से लेकर अभी तक का जो जीवन है, उसमें मैंने किया क्या। तो एक मूवी की कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको कल फांसी, वही गलत फांसी मिलने वाली है, और ये उसी वेदना में, और उसी वेदना में जो एक पहली रात है, उस रात में जो देखा गया विज़न है, जो चिंतन है। और चूंकि सोच के जब पीछे आप देखेंगे तो अस्त व्यस्त सब नज़र आएगा। नहीं, आप भी अपने बचपन की स्मृतियों को देखें तो क्या कोई ऑर्डर में आता है, क्या ऑर्डर में नहीं आता। तो कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। तो इसके मन में भी ऐसे ही चलते हैं, और उसी चलते चलते ये उपन्यास क्या हो गया है, पूरा हो गया है ना। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अब मरने की तरफ है, उसको सज़ा हो गई है, अब उसी वेदना में और उसी पीछे एक रात में जो वो सोचता है, उसी सोचते सोचते ये उपन्यास पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों क्या हुआ है, पूरा हुआ है। और कैसे कैसे किन लोगों के साथ उसका व्यक्तित्व तो बना है, इसी पर रचनाकार कुछ बोलना चाहते हैं। पार्ट 3 नहीं लिख पाया अज्ञे, शायद पूरा लिखा था फिर पब्लिश नहीं हुआ, चाहे जो भी कारण हो, पाठक के सामने आया नहीं। तो ये स्थितियां हैं, ठीक है। इसमें यहाँ कोई प्रश्न आपके मन में कुछ चल रहा हो तो बताइए। हाँ, पूरा का पूरा जो उस चरित्र चित्रण का मतलब होता है, हाँ पहले ये समझ। और कोई प्रश्न क्या? चलिए तो देख लेते हैं कि चरित्र चित्रण होता क्या, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। चरित्र तो समझ रहे हैं, उसी का चित्रण करना। और प्रेमचंद का गोदान तो पढ़ा ही आपने। गोदान में प्रेमचंद भी होरी का, और ये सवाल आता है, कई बार सवाल आया है कि धनिया का चरित्र चित्रण करें या होरी का, ये तो पुराना सवाल है ना। तो ऐसे ही सवाल शेखर से भी आएंगे कि शेखर का चरित्र चित्रण करें। होरी का तो पढ़ा ही है, धनिया का पढ़ा है। चरित्र चित्रण का मतलब क्या हुआ कि भाई उसके थोड़े व्यक्तित्व के बारे में बताइए, व्यक्तित्व का पक्ष बताइए, और व्यक्तित्व का पक्ष का दोनों एस्पेक्ट, यानी जो सकारात्मक पक्ष है और नकारात्मक, दोनों बताइए। आप बताइए कि समाज के प्रति उसका आइडिया क्या है, समाज के प्रति विचार क्या है। आप बताइए कि प्रेम या पढ़ने के प्रति विचार क्या है। और ये सब में होगा, चाहे वो गोपियों का सूरदास में पूछा जाए या कहीं का चरित्र चित्रण पूछा जाए, तो ये कॉमन सी बात होगी।
धर्म के प्रति उसके विचार क्या है, धर्म के प्रति क्या विचार है, यानी ईश्वर के प्रति, यानी परलोक के प्रति, उसके जीवन का दर्शन क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसके व्यक्तित्व में क्या है भाई, साहस है, धैर्य है, संयम है, या प्रतिरोध की चेतना है, या उसके चरित्र में ठहराव है या नहीं है, नहीं है। हो सकता है वो जल्दी उबल जाता हो, कोई व्यक्ति ज़्यादा आवेश में रहता है। नवीं बात, किन लोगों के साथ रहता है, ये सब चरित्र चित्रण का हिस्सा है। किन लोगों के साथ रहता है, वो किसी के बारे में बताइए, किन लोगों के बारे में रहता है, कैसे रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया कैसे देता है, प्रतिक्रिया कैसे देता है। अब आप सोचिए कि तुलसी ने भी तो राम का चरित्र चित्रण किया है, रामचरितमानस ही तो लिखा है, राम के कैरेक्टर को ही तो डिफाइन किया है। सूरदास ने गोपियों के कैरेक्टर को डिफाइन किया है, प्रेमचंद ने होरी और धनिया के चरित्र को डिफाइन किया है। वो प्रतिक्रिया कैसे देता है, कोई चीज़ वो रिएक्शन कैसे देता है, वो जीवन मृत्यु के बारे में क्या सोचता है, वो पारिवारिक संबंध के बारे में क्या सोचता है, वो पत्नी, प्रेम, प्रेमिका, ये सब भी तो जीवन का हिस्सा है, सबका जीवन का हिस्सा नहीं, इस सब के बारे में क्या सोचता है। ये सब मिल करके क्या कहा जाता है, उसके चरित्र को बताइए। उसमें कुछ कमियां भी होंगी, कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी। क्या, हाँ, रूप रंग का तो विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। उसने जो क्रिएट किया, उसने जो वातावरण से सीखा, जो वातावरण जो उसने सिखाया है, वातावरण से वो शिक्षा पाया होगा, अनुभव लिया होगा, इन सब पर, और इस अनुभव को कैसे लिया है और कैसे रिएक्ट करता है। बाकी विशेष इसका मतलब नहीं है कि वो सांवला है, गोरा है, कितने फिट का है ना। एक तो ये औसत सी बात है। हाँ, तो वैसे आप कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि एक कैरेक्टर के रूप में आपके बारे में जो आप सोचते हैं, और आपके बारे में जो दुनिया सोचती है, और आपके बारे में जो आपके मित्र सोचते हैं, ये सब मिल करके कैरेक्टर एनालिसिस हो जाता है। ठीक है, एक तो स्वयं के बारे में जो आप सोचते हैं, स्वयं के बारे में आप सोचते हैं, और आपका जितना परिवेश है, और आपके बारे में कोई दूसरा भी तो सोच रहा होगा। नहीं, आपके बारे में हो सकता है माँ आपके बारे में कोई दूसरा राय रखती हो, आपकी जो प्रेमिका है या जो होने वाली है, वो हो सकता है कोई और राय रखे आपके बारे में। नहीं, हर आदमी की राय तो भिन्न होगी, नहीं होगी, होगी कि नहीं, हो सकती है पिछली प्रेमिका कुछ और राय रखे। नहीं तो आपके जीवन का दर्शन क्या है, आप बिहेव कैसे करते हैं, आप परिस्थितियों से कैसे रिएक्ट करते हैं। बहुत तरह की अच्छी बुरी परिस्थितियां आती रहती हैं। ये सब मिल करके आपकी भाषा क्या है, आप भारतीय संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, आप गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, आप धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, आप ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, यानी घटनाएं क्या हैं आपसे जुड़ी हुई। ये सब बातें मिल करके उस कैरेक्टर को बताती हैं, चाहे वो सूरदास की गोपियों के बारे में आए, अज्ञे के शेखर के बारे में आए, या तुलसी के राम के बारे में आए, या प्रेमचंद के होरी और धनिया के बारे में आए। ठीक है, जैसे होरी है तो भाग्यवाद पर क्या सोचता है, कर्मफलवाद पर क्या सोचता है, नहीं, सामंती जीवन पर क्या सोचता है, प्रकृति के बारे में क्या सोचता है, किसानी समस्या के बारे में क्या सोचता है, फ्यूडल समाज की समस्याओं के बारे में क्या सोचता है, जो पूंजीवादी समाज की समस्याएं उसके बारे में क्या सोचता है, ईश्वर के बारे में उसका क्या ख्याल है, लोगों के बारे में, और लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, धनिया क्या कहती है उसके बारे में, धनिया क्या कहती है होरी के बारे में, पति है उसका, साथ साथ रहता है, धनिया भी तो कुछ सोचती होगी कि मेरा पति कैसा है, जो भी है अच्छा है, हाँ क्या है, नहीं, धनिया क्या सोचती है होरी के बारे में, जितना हम लोग सोचेंगे, हम लोग तो बाहर से पढ़ रहे हैं, धनिया क्या सोचती है कि जो भी है पति परमेश्वर है, हाँ ऐसा ही सोचती है। क्यों आप लोग मौन क्यों हैं, बताइए, गोदान तो पढ़ाई है, वो क्या सोचती है कि पति मेरा परमेश्वर है, हाँ क्या सोचती है, क्या
तो वो सोचती है सुहाग तो जरूरी ही है, वो तो भारतीय संस्कारों में रचा बसा है। सुहाग का मतलब एक व्यक्ति विशेष नहीं होता, वो तो पूरी परिभाषा, पति जो है एक व्यक्ति नहीं है, पूरी की पूरे जीवन की परिभाषा ही बदल जाती है। ये तो भारतीय अपना, देखिए वो कई बार धनिया कहती है बहुत घामर आदमी है। घामर मतलब अब कोई इसमें रिएक्शन नहीं होता, इतना शोषण हो रहा है भाई, कहीं नहीं बोलता, पंचायत के बारे में नहीं बोलता, नहीं पुलिस आती है तो डर जाता है, संयुक्त परिवार के बारे में सोचता है। तो कहते बहुत आए इज्जत वाले तुम, जिसके घर में चूहे लौटे वो भी इज्जत वाला है। और सामने पंचायत के सामने इतने लोगों के सामने मेहरिया को लतियाने से इज्जत नहीं जाती, अब पुलिस घुस रही तो इज्जत जाती है ना। वो सीधा शरीफ भी सोचता है, उस पर वो कुर्ती भी है कि इतना सीधा कैसे है, उसके लिए यूज करते बहुत घामर आदमी है ना। तो ऐसा नहीं, कोई पति परमेश्वर समझती है कि जो ही है अच्छा है, उसमें अच्छी बुरी जो बातें हैं धनिया खुल के बात करती है धनिया उस। लेकिन चूंकि अब भारतीय संस्कारों में पति है और उसका नहीं रहना एक अलग तरह की परिभाषा है, जो वैधव्य की स्थितियां हैं जो हमने बनाई हैं, वो धनिया के लिए नहीं है। धनिया की पीड़ा उसमें भी है और प्रेमचंद वो समझते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, राय साहब कुछ और सोचते हैं होरी के बारे में। तो यहाँ शेखर के बारे में इनकी माँ का क्या सोचती है, इनके पिता क्या सोचते हैं, इनकी प्रेमिका क्या सोचती है, शारदा क्या सोचती है। अब शारदा नाम की एक लड़की है जिससे बेइंतहा प्रेम करते हैं, और जो बच्चे करते हैं ना वो छोटी क्लास में है, कम क्लास में, थोड़े बड़े हैं, 10वीं का एग्ज़ाम देने गए, वो 8वीं 9वीं में है। और ये बहुत देर तक इंतज़ार करते हैं उसका आते जाते, स्कूल जब वो आती जाती है। ऐसा बच्चे करते भी हैं, जैसे शेखर ने किया, कोई नया काम तो किया नहीं, इंतज़ार करते हैं। और एक तरह का आकर्षण है, और वो आकर्षण थोड़ा आगे भी बढ़ता है। फिर इनका एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, फिर उसका अपना परिवेश भी जब जाके देखते हैं, लौटते हैं तो घर खाली हो चुका है। और घर खाली हो चुका है तो बहुत दिनों के बाद संयोग से मिलते हैं और ये पूछते हैं, क्योंकि इनको तो याद में बनी हुई है वो, और चाहते हैं कि थोड़ा रिश्ता और आगे क्या हो, घनीभूत हो। लेकिन वो शारदा फिर कहती प्रेम और तुमसे, तो किसी का भी दिल टूट जाएगा। शेखर का भी दिल टूट गया नहीं, क्योंकि एक आदमी अपने पूरे होशो हवास में किसी को चाह रहा है और लास्ट में उसको ये सुनने को मिलता है कि प्रेम और तुमसे, फिर क्या हो, जो शेखर में हुआ जो आम आदमी में होता है। इसलिए हर व्यक्ति में शेखर मौजूद है। शेखर एक यथार्थवादी व्यक्ति, एक्चुअल जो होना चाहिए, लेकिन अब वो सभी रिश्तों पर बात करता, अपना पिता पर, अपने भाई पर। भाई गया है, घर से भाग गया है, वहाँ बाहर मुंबई में पुलिस की नौकरी करना चाहता है, उसने गलत पता दे दिया है, इसका जो बड़ा भाई है, और वहाँ जाके फादर का नाम गलत बता दिया है। वहाँ से चिट्ठी आई है, तारा है कि भाई ये स्थितियाँ हैं। तो माँ पढ़ती है, पिता पढ़ के सुनाते ही कैसा बेटा नालायक, फादर का नाम ही गलत बता रहा है। नहीं, अब पति पत्नी बात करेंगे ही आपस में, भाई उन्हीं की संतान है। और भाई पति किससे बात करेगा, पति सारा ब्लेम किसको करता है, मतलब बच्चा बिगड़े तो माँ ने बिगाड़ दिया है और सुधरे तो हमने सुधार दिया है ना। हर पिता यही करता है, यही करता है ना कि भाई बिगड़े तो किसको ब्लेम, मम्मी को, और सुधरे तो हाँ पापा अपना क्रेडिट ले लेता है। तो माँ से बात कर रहा है, तो शेखर वहीं है, माँ को नहीं पता है कि वहीं पर है। और माँ कह देती है कि भाई ये तो भरोसा नहीं, हमको तो शेखर पर भी भरोसा नहीं है। शेखर सुन रहा है तो उस शेखर पर क्या बीतेगी, तो शेखर रिएक्ट करेगा, वो माँ से घृणा करेगा। तो उसको लगता है कि माँ सदैव झूठ बोलती है या गलत बात बताती है या तार्किक बात नहीं बताती। और वही सरस्वती से उसको अफेक्शन होता है, क्योंकि सरस्वती को लगता है कि ये हमको सही बात बताती है। लेकिन जब लगता है कि सरस्वती भी गलत बता रही है तो उसको मन में, छोटा बच्चा है वो, 8 साल 10 साल का बच्चा है, और उसके मन में होता है माँ सरस्वती ने बता दिया कि अच्छा भगवान भेजते हैं बच्चा, अंडे से आता है बच्चा। अब इसके मन में सहज सवाल है, भाई रात में क्यों आता है, दिन में क्यों नहीं आता, कहाँ से आता है, कैसे आता है, और लड़की या लड़का कैसे हो जाता है, भाई ये पहले से कैसे उसको नहीं पता है। नहीं पता है तो पूछता है। बाद में जब सरस्वती की शादी हो जाती है, उसको जब एक बच्ची का जन्म होता है, उसको लगता है कि सरस्वती को पता था, हमको नहीं बताई, यानी दीदी को पता था और इसने हमको बताया नहीं। बच्ची का निधन हो जाता है, सरस्वती की बच्ची का, चूँकि 8वां महीना में ही बच्ची का जन्म हुआ तो उसका निधन हो जाता है। तो इसके मन में कई तरह के ऐसे सवाल हैं
और इस सवालों के इर्द गिर्द वो घूमता रहता है। वो व्यवस्था के प्रति, सब लोग कहते हैं कि जी ईश्वर जो करता है सब अच्छा करता है, उसके मन में होता है कहाँ करता है अच्छा। ये तो लोग गलत बात बोलते हैं कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। क्या सच में अच्छा करता है? कोई कहे जी खुदा ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, हम लोग प्रभर भी बोलते हैं ना। और शेखर के मन में ये चलता है कि कहाँ अच्छा करता है, ये घटना हुई कहाँ अच्छा हुआ। ऐसा लोग क्यों बोलते हैं कि जो करता है वो अच्छा करता है। और इसको जहाँ जहाँ से प्रेम मिलता है उसके प्रति वो आकर्षित होता है। छोटा बच्चा है, मौसी की लड़की है शशि, अब नहा रहे हैं सब दोनों छोटे छोटे, और लोटा है किसी बात पर हुआ, वो लोटे से मार देता है शशि को, माथा यहाँ पे हल्की सी चोट आ जाती है, खून बहने लगता है। अब खून बहने लगता है तो माँ दौड़ी आती है, भाई कोई भी होगा, मेरे घर में मेरी बहन की बच्ची आई है और उसको आपने क्या कर दिया है। तो माँ मारने के लिए दौड़ी। किसको मारने के लिए? शेखर को। जब बाहर निकलती वो बच्ची रोती हुई, तो सब जानते हैं कि शेखर ने मारा है, लेकिन वो बच्ची मना कर देती, नहीं हम तो गिर गए थे। अब शेखर को लगता है उसके प्रति आकर्षण वहीं से शुरू हो जाता है, वो कृतज्ञ हो जाता है। नहीं, अगर वो बता देती कि शेखर ने मारा है, नहीं, और शेखर की पिटाई हो जाती, तो शेखर का व्यवहार शशि के प्रति कुछ दूसरा होता। अब वहाँ उसको लगता है कि सारे जमात में ये हमारा क्या कर रही है, हाँ पक्ष रख रही है, तो उसके मन में थोड़ा आकर्षण होता है। ये आकर्षण कब प्रेम में बदल जाता है, हालांकि लोग व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे कि भाई मौसी की लड़की है, रिश्ते में तो बहन ही लगती है, लेकिन एक छोटा बच्चा है, अज्ञे 1941 में लिख रहा है, तो शेखर जितना विद्रोही है उससे ज़्यादा विद्रोही कौन है? ये कब लिख रहा है? रिश्तों कि भाई जो सहज आकर्षण है उसको सत्यतः बता दिया जाए, तो सत्यतः बताने की कोशिश अज्ञे कब कर रहे हैं? 1941 में कर रहे हैं। आज है 2022, नहीं, और आज 2022 है, और आज भी कहा जाए तो थोड़ा एब्सर्ड है वो, नहीं। और शेखर अज्ञे कब लिख रहे हैं? 1941 में लिख रहे हैं। जो भी बात है वो सत्यता सब लिख रहे हैं, और ये सब मरने से एक दिन पहले, फांसी से एक दिन पहले। और पहली लाइन देखिए क्या लिखा है ना, भूमिका में लिखते क्या, मैं पढ़ के एक दो लाइन सुनाता हूँ। पहली बड़ी अच्छी लाइन है भूमिका की, वेदना में एक शक्ति होती है। वेदना मतलब जो दुख है, हर व्यक्ति वेदना से गुजरता है, निराला भी तो वेदना से गुजरे हैं। सरोज स्मृति जब उन्होंने लिखा, नहीं, उन्होंने कहा कि भाई दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। वेदना में एक शक्ति होती है जो दृष्टि देती है। जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है, होता है सो बात नहीं है, हो सकता है। कई बार आदमी यातना में होता है, दृष्टा नहीं होता, चिंतक नहीं बनता। बुद्ध ने तो दूसरे के दुख को देख करके उन्होंने कहा कि नहीं, दुख का निवारण होना चाहिए। आपने सुनी है कि भाई किसी मृत व्यक्ति को, किसी वृद्ध व्यक्ति को, किसी रोगी व्यक्ति को देखा और बुद्ध में क्या हो गया। यानी हम पर घटित को भी अपनी वेदना बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आत्मघटित ही हमारी वेदना हो, यानी हमारे साथ जो गुजरा है उसी से हम अनुभव सीखें, ये कोई जरूरी नहीं। जो पर घटित है यानी दूसरे के स्तर पर जो घटित है वो भी हमारी वेदना का हिस्सा हो सकता है, और वो भी चिंतन का हिस्सा हो सकता है। जो बुद्ध में आपने देखा भाई पर घटित ही तो गांधी के साथ है, पर उन्होंने देखा समाज में कितनी सारी समस्याएं, अंग्रेजियत होता क्या है और अंग्रेजी विचारधारा होती क्या है। ये अलग बात है कि उनका अपना भी व्यक्तिगत अनुभव है। तो अब इसको आत्मकथा माना जाए। अज्ञे ने लिखा है कि इस उपन्यास में मेरापन कुछ अधिक है। मेरापन मतलब हम भी उपस्थित हैं, लेकिन धीरे धीरे रचनाकार वहाँ से हटता जाता है और रचना अपने आप में ही निखरती जाती है। शेखर अपने आप में निखरता जाता है। प्रेमचंद भी अपने पात्रों के बारे में क्या कहते हैं कि मेरे पात्र जो हैं मेरे शिशु के, बच्चे के समान है, संतान के समान है। मैं केवल एक नामकरण देता हूँ। जैसे होरी एक नाम दिया उन्होंने, होरी एक किसान है। अब वो कैसे रिएक्ट करेगा धर्म के प्रति, भाई के प्रति, सामंत के प्रति, पूंजीवाद के प्रति, दुलारी सहुआइन के प्रति, राय साहब के प्रति, कैसे कैसे वो रिएक्ट करेगा, पंचायत के प्रति, पुलिस के प्रति, वो होरी जाने। हमने तो एक नामकरण दिया, एक अवसर दिया, और अवसर के आगे वो कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन इस उपन्यास में अज्ञे कुछ ज़्यादा उपस्थित हैं,
किसके माध्यम से? शेखर के माध्यम से। इसलिए लोगों ने कहा कि ये जो शेखर है वो अज्ञेय की ही आत्मकथा है। यानी अज्ञेय जो रचनाकार हैं उनको भी सजा हुई है, लाहौर जेल में वो भी थे कुछ दिन, और क्रांतिकारी थे और राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी थे। इनको लोग इंजीनियर साइंटिस्ट कहा करते थे क्योंकि बम बनाना जानते थे और HSRA से जुड़े हुए थे। तो ये सब बातें तो लोगों ने कहा कि नहीं जी, तो इनकी व्यक्तिगत आत्मकथा है। और अज्ञेय ने कहा भी कि लोग ऐसा भ्रम कर सकते हैं कि क्या है ये, लेकिन इन्होंने कहा कि आत्मघटित ही सब कुछ नहीं होता, पर घटित भी होता है, और पर घटित भी मेरा अनुभव हो सकता है। ठीक है, यानी हम हैं जरूर, लेकिन धीरे धीरे शेखर का व्यक्तित्व तो क्या हुआ है, अपनी परिस्थितियों के आगे वो अपना स्वयं विकास करता है। जीवनी का मतलब क्या होता है? आत्मकथा तो आदमी स्वयं लिखता है। आप जानते हैं कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है? आत्मकथा सेल्फ लिखता है व्यक्ति, आप अपनी आत्मकथा लिख सकते हैं, लेकिन आप जब दूसरे के बारे में लिखते हैं तब वो क्या हो जाता है? जीवनी हो जाता है। तो चूंकि ये भी कहा गया कि अज्ञेय ने किसके बारे में लिखा है? शेखर के बारे में, तो एक जीवनी भी है। लेकिन अंततः ये दोनों खंड मिला करके क्या है? न ये आत्मकथा है न जीवनी है, ये है क्या? उपन्यास है। ठीक है, ये जरूर है कि इसमें आत्मकथा का भी कुछ अंश है, जीवनी का भी कुछ अंश है, लेकिन वास्तव में ये रचना को क्या है? उपन्यास है। शेखर एक जीवनी उपन्यास है। तो जीवनी नाम रहने से कोई कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। और चूंकि ज़्यादा उपस्थित हैं अज्ञेय इस रचना, यानी इस व्यक्ति हर रचनाकार अपनी रचना में उपस्थित होता ही है। तुलसीदास को देखिए तो राम के माध्यम से तो अभिव्यक्त होते ही हैं। अगर प्रेमचंद को देखा जाए तो होरी मेहता सबको मिला दीजिएगा धनिया, तो सबका कुछ कुछ गुण ले लीजिएगा तो प्रेमचंद खड़ा नजर आएंगे। अकेले होरी नहीं है प्रेमचंद, अकेले धनिया का भी गुण नहीं रखते, अकेले मेहता का भी गुण नहीं रखते। लेकिन अगर सारे कैरेक्टर का कुछ कुछ हिस्सा ले लिया जाए, गांधीवाद और मार्क्सवादी चिंतन सब ले करके, तो प्रेमचंद भी नजर आते हैं। तुलसी को महसूस करना हो तो राम के माध्यम से महसूस करते हैं। तो रचनाकार अपने पात्रों के माध्यम से तो व्यक्त होता ही है। लेकिन अज्ञेय ने भूमिका में लिखा है कि भाई T.S. एलियट का एक कथन है कि पात्रों के माध्यम से रचनाकार व्यक्त होता है तो सही है, लेकिन जितना रचनाकार पात्रों का जो सोच विचार है, जो उसका चिंतन है, जो कैरेक्टर है, उससे पैरेलल दूरी बना के रखता है तो वो रचनाकार बड़ा होता है। यानी हम स्वयं अपने कैरेक्टर के माध्यम से दिखने लगें तो ये तो सतही, ये तो कोई भी कर ही सकता है, लेकिन हमारा कैरेक्टर भी पैरेलल चल रहा है और हम भी पैरेलल चल रहे हैं, ये जो डिस्टेंस रहता है तो रचनाकारों क्या होता है? बड़ा होता है। तो अज्ञेय ने कहा कि हम जरूर हैं शेखर में, और शेखर का जो बालपन है वो सारी, चाहे वो जन्म का परिवेश हो, चाहे सोचने का परिवेश हो, चाहे एजुकेशन का परिवेश हो, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में शेखर जाता है, नाम कट जाता है उसका किसी कारण से, क्योंकि हर जगह ये क्वेश्चन जब करेगा, है ना, पहले गांधीवाद के प्रति आकर्षित है, वो चाहता है कि भाई गांधी जी के जो विचार हैं वो सब बेहतर है, लेकिन बाद में वो किधर मुड़ जाता है? गांधीवाद से उसका मोह भंग हो जाता है। एक मास्टर जी पढ़ाने आते हैं, वो मुंह में कुछ रखते हैं, थूकते हैं, तो उनको कहता है थुक्कू मास्टर है ये, है ना, हाँ, थुक्कू मास्टर है। हर जगह उसके मन में एक संदेह है, एक संशय है, एक प्रश्न है। अगर उस प्रश्नों का समाधान तो समाज को ही देना है, और इसी प्रश्न और परिवेश में उसका व्यक्तित्व तो क्या होता है? आगे बढ़ता है, गलत का विरोध करता है। वो एक हॉस्टल में रहता है जहाँ सब लोग सवर्ण समाज के लोग रहते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति, इसको एक मित्र मिल जाता है जो इससे पैसे ऐंठता है। फिर बाद में जब उसको बोलता है तो सब मिल करके इसको क्या करते हैं, वो कुछ न कुछ व्यंग से कुछ करते रहते हैं। फिर इसको छोड़ देता है वो हॉस्टल को। वो हॉस्टल छोड़ करके फिर एक अछूत छात्रावास में जाता है। अछूत छात्र, लोग कहते भाई जनेऊ नहीं पहनता तो ब्राह्मण है तो कैसे, है ना, तो वहाँ से वो छोड़ देता है और छोड़ करके फिर कहाँ रहता है? अछूत छात्रावास में रहता है। और वो चाहता है समाज को सुधारना चाहता है। तो 3-4 दोस्त हैं इसके, सब मिल के वो करता है, एक पत्रिका निकालना चाहता है। उसी में से एक दोस्त जो है, पिता का कॉल आता है और हुआ कि भाई हम लोग शादी नहीं करेंगे, पूरा जीवन किस में लगेंगे, ऐसा मन में ख्याल आता है।
कॉल आता है फादर से कि शादी के लिए डेट, जैसे होता ही है कि फादर ने कॉल किया कि भाई आ जाना, शादी तय हो गई है। नहीं तो उसके दोस्त को भी हुआ, वो चला जाता है तो उसके मन में घृणा आ जाती कि अभी तो ये विद्रोह की बात कर रहा था, समाज सुधारने की। जब घर में नहीं सुधार सकता वो समाज क्या सुधारेगा? उसके मन में संशय होता है, जो वाजिब है। नहीं, वाजिब है कि भाई अभी तो ये जो है हम सब मिलकर के क्या चाहते थे, कि जब अपने घर में अपने पिता को कन्विंस नहीं कर सकता, वो विद्रोह नहीं कर सकता, तो उसका मन क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इसका मतलब यह है कि एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया में है शेखर का विकास। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो सहज रूप से विकसित हुआ है और सहज रूप से समाज के जितने प्रश्न हैं, धर्म के जो प्रश्न हैं, संबंधों के प्रश्न हैं, माँ पिता के प्रश्न हैं, तो जहाँ जहाँ उसको जिस रूप में है उसको बिल्कुल सत्यतः अज्ञे ने क्या किया है? उतार दिया। समझ गए? अब आपसे क्या सवाल पूछा जाता है कि शेखर एक जीवनी का मतलब क्या है, और विद्रोह भी समझ लीजिए, विद्रोह होता क्या है और क्रांति क्या होती है और आंदोलन क्या होता है। तीनों शब्द आपके इतिहास में भी मिलते हैं। 1857 का विद्रोह मिलता है कि क्रांति मिलती है कि आंदोलन मिलता है? मतलब क्या है वो? मतलब आपने क्या पढ़ा है, क्या टाइटल क्या रहता है? विद्रोह है, क्रांति है। फ्रांस की क्रांति सुना है आपने, फ्रांस का विद्रोह तो नहीं सुना है, तो वहाँ क्यों नहीं विद्रोह सुन लिया, क्रांति क्यों सुन ली? भारत छोड़ो आंदोलन सुना, भारत छोड़ो क्रांति क्यों नहीं सुन लिया? क्या? हाँ, ये बोलते हैं। फिर आपने बिरसा मुंडा का क्या सुना? विद्रोह सुना, क्रांति सुना, क्या सुना? विद्रोह सुना। तो इसका मतलब ये है कि विद्रोह का सहज मीनिंग ये है, सहज मीनिंग ये है कि हम पुरानी पद्धति को लाना चाहते हैं। बिरसा मुंडा क्या चाहते थे? हाँ, पुरानी पद्धति को हम लाना जब चाहते हैं, 1857 में क्या हुआ? हम पुरानी पद्धति को ही तो लाना चाहते थे। कुंवर सिंह वही चाहते थे कि पुरानापन लौट जाए, जो पुराना सामंती सिस्टम है वो लौट जाए। वही पुराना नेता बहादुर शाह जफर, वैसे ही उनके मन में कोई नई बात नहीं थी, नया परिवर्तन हो जाए सो नहीं। तो विद्रोह उसको कहते हैं जिसमें जो विद्रोही हैं वो अपनी पुरानी व्यवस्था को ही लाना चाहते, यानी बहुत मौलिक चेंज वो नहीं चाहते कि एकदम बिल्कुल फ्रांस की क्रांति फंडामेंटल चेंज लाती है विचारों के स्तर पर। तो विद्रोही क्या होते हैं या विद्रोह होता क्या है कि वो चाहता है कि हमारा अपना, जैसे वो सिद्धो कान्हो बिरसा मुंडा, ये क्या चाहते, जो हमारी मोरल इकोनॉमी है, भाई जल जंगल जमीन पर मेरा ही तो अधिकार है, ये तो नैतिक अर्थव्यवस्था है। नहीं, नैतिक मतलब वो सहज रूप से संस्कारों से ही उसका अधिकार है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं कि नैतिक अर्थव्यवस्था है। और नैतिक अर्थव्यवस्था पर जब संकट आया तो लोगों ने क्या किया, और एक ऐसी छवि गढ़ी कि जब तुम गोली चलाओगे तो पानी हो जाएगा। यही ना होता था क्या? पानी। गांधी को लोगों ने भगवान मान लिया है ना। तो जब हम कोई ईश्वरीय चीज़, अप्राकृतिक चीज़ में भरोसा करते हैं कि ऐसा हो जाएगा और पुरानी व्यवस्था को लाना चाहते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं? विद्रोह कहते हैं। समझ में आया? क्रांति का सहज मतलब ये है कि वो मौलिक चेंज ला दे, पूरा ही चेंज ला दे, विचारों में, व्यवस्था में, सिस्टम में ही चेंज ला दे, तब उसको हम क्या कहते हैं? क्रांति। इसलिए कहा भी जाता है कि भारतवर्ष में तो हुई ही नहीं कोई क्रांति। भाई कहीं कोई क्रांति वाला कोई मामला ही नहीं था। बौद्ध आंदोलन हुआ, भक्ति आंदोलन हुआ। भक्ति आंदोलन में भी कबीर सुर तुलसी ने क्या सोचा? भाई सामंती सिस्टम में सुधार हो जाए। ये थोड़ी सोचा कि एक नया सिस्टम आ जाए, धर्म का पाखंड दूर हो जाए, जातिवाद दूर हो जाए, एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या हो, रिफॉर्म हो जाए। यही सोचा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो आंदोलन का मतलब ये हुआ कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में हम क्या कर लें? सुधार कर लें, तो बदलाव कर ले और अच्छा बदलाव कर ले। भारत छोड़ो आंदोलन, यानी हम जो सिस्टम, जो हमने संवैधानिक विकास के तहत हम जो संविधान अपनाना चाहते थे, वैसी व्यवस्था ला दें। नहीं, भक्ति आंदोलन, आंदोलन का मतलब क्या हुआ? कबीर सूर तुलसी क्या चाहते थे कि भाई ये जो जड़ता है, ये जो ठहराव है, ये जो पाखंड है, ये जो अतार्किकता है, ये उसमें चेंज हो, वो पूरा ही व्यवस्था ही चेंज हो जाए। सो नहीं। बौद्ध आंदोलन, बुद्ध क्या चाहते थे? बुद्ध चाहते थे कि भाई बलि प्रथा समाप्त हो, जन्म आधारित जाति व्यवस्था समाप्त हो, और जो हमारा सिस्टम है उसमें क्या हो जाए? सुधार हो जाए।
तो 1857 की क्या क्या है, विद्रोह है, हम बैक जाना चाहते हैं। बिरसा मुंडा का क्या है, विद्रोह। समझ में आ गई बात। और क्रांति का मतलब है टोटल चेंज, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई, व्यवस्था ही चेंज नहीं। और आंदोलन का मतलब है उसी संवैधानिक सिस्टम में रहते हुए हम रिफॉर्म लाते हैं, है ना। जैसे भक्ति आंदोलन हुआ, जैसे बौद्ध आंदोलन हुआ, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। किसी घटनाओं में हो सकता है कि कुछ कुछ अंश कई चीज़ों का हो, भाई एक ये तो स्पेसिफिक परिभाषा है, लेकिन हो सकता है किसी आंदोलन में कुछ नेचर विद्रोह का भी हो, कुछ नेचर क्या हो, आंदोलन का हुई। तो समझ गए विद्रोह का मतलब क्या है, आंदोलन का मतलब क्या है, और क्रांति का मतलब क्या है। क्रांति मतलब टोटल वैचारिक चेंज, व्यवस्था में टोटल चेंज। आंदोलन का मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम में रिफॉर्म, सुधार, अपेक्षा के अनुरूप। विद्रोह का मतलब हम अपनी पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ ऐसे चीज़ों का, जैसे आपने बिरसा का विद्रोह सुना, 1857 का विद्रोह सुना, ठीक है। तो ये बात है। अब जरा शेखर पे आइए कि शेखर क्रांति, मैंने कहा हाँ, क्रांति का मतलब है कि टोटल चेंज ला दें हम व्यवस्था में, है ना, टोटल ही चेंज ला दें। जैसे जो सिस्टम चल रहा है, जैसे राज परिवेश चल रहा है तो हम चेंज करके प्रजातंत्र ला दें। ये क्या हुआ, हमने सिस्टम को ही चेंज कर दिया। तब इसको हम क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। सक्रांति, सक्रांति तो 14 जनवरी के बाद आएगा। नहीं, नहीं हम नहीं, संक्रांति कौन सा वर्ड है, नहीं संक्रांति तो कोई वर्ड नहीं है ना, संक्रांति तो कोई वर्ड नहीं है। कोई वर्ड क्या, हाँ मतलब वैसे उसी को अभिव्यक्त करने के लिए, है ना। कोई कह सकता है जी सशस्त्र क्रांति या कुछ वैसे कह सकता है, लेकिन क्रांति अपने को डिफाइन कर रहा है, उसी में अब सशस्त्र जोड़ लें या अहिंसक जोड़ लें या जो भी जोड़ लें। तो अब शेखर में क्या है भाई, विद्रोह का मतलब क्या है, विद्रोह का मतलब है पुरानी व्यवस्था को फिर से लाना। तो इसके पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो ये फिर से क्या लाएगा, नहीं। तो शेखर विद्रोही है अगर हम ये कहते हैं, तो इसका मतलब है कि इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि क्या इसके पास है कोई व्यवस्था, क्या कोई आंसर भी है क्या। जब आंसर नहीं है तो विद्रोही कहाँ है ये, नहीं। अगर कहा जाए, आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में कि क्या शेखर विद्रोही है, तो भाई विद्रोह की परिभाषा क्या है, विद्रोह को हम लोग जानते कैसे हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को हम दोबारा लाना चाहते हैं, यही है। हाँ हाँ अच्छा, हाँ नाम दिया गया, हाँ बिल्कुल उन्होंने, हाँ फ्लॉप कर, नहीं आंदोलन जरूरी है। क्रांति का मतलब हमारी डेमोक्रेसी तो अच्छी है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई, और कोई विकल्प नहीं है, राजतंत्र तो कोई विकल्प नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी में जो खामियां हैं, यानी हम एग्जिस्टिंग सिस्टम में हम क्या चाहते हैं, चेंज चाहते हैं और बेटर चेंज चाहते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरत है, आंदोलन की। जो क्रांति होगा और सशस्त्र होगा तो राजा के लिए, जो सत्ता में है उसके लिए तो आसान है, 4 गोली चलाएगा, आपकी सारी क्रांति को क्या कर लेगा, रासुका लगाएगा और नहीं दमन कर देगा। तो हाँ, आंदोलन चाहिए कि हमको सिस्टम नहीं बदलना है, सिस्टम में जो खामियां हैं उसको क्या करना है, दूर करना है। और सिस्टम की खामियों को हम दूर कैसे करेंगे, अहिंसक, गांधी ने सिखाया है, या पूरा इंडियन कल्चर ही यही सिखाता है ना। अगर आप कहेंगे कि नहीं जी क्रांति करके, तो लोग पूछेंगे, जैसे नक्सली मूवमेंट को पूछते तुम चाहते क्या हो, नहीं आखिर कुछ आंसर तो दोगे कि सिस्टम कैसा चाहिए। अगर कोई आंसर नहीं है तो इसका मतलब बिखरा हुआ है वो, आप तो बताएंगे ना। घर में ही आप विद्रोह करेंगे तो पिताजी पूछे आखिर तुम चाहते क्या हो, और कुछ न बताएं, तो इसका मतलब क्या है कि ये विद्रोह का अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं है ना। जैसे बिरसा मुंडा का विद्रोह था, उसमें थॉट प्रोसेस भी था, लोगों को कन्विंस करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई गोली चलाता है वो लोग, फिरंगी लोग, दीकू लोग, तो गोली क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा, और लोगों ने विश्वास किया। तो अपने पुराने नैतिक अर्थव्यवस्था को लागू करना चाहते थे, तो एक विचार था उनके पास, गांधी के पास एक विचार था, और इसलिए सहज रूप से लोगों ने कहा कि भारत में तो अभी तक कोई क्रांति हुई ही नहीं, बौद्ध आंदोलन ही हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन ही हुआ, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ही हुआ, यानी अब तक हम एग्जिस्टिंग सिस्टम में ही क्या करते रहे, चेंजेस करते रहे, है ना।
तो अब शेखर पे आइए, मूल रचना पे आइए कि शेखर में विद्रोही का भाव। तो विद्रोह है, उसके मन में ये भाव चलता रहता है, उसके मन में प्रश्न चलते रहते हैं, उसके मन में संशय, कोई भी एक बालक सोचिए कि उसके मन में तरह तरह के प्रश्न चलते हैं, और प्रश्न चलते हैं तो उसके पास कोई कहे बैठ के अच्छा बताओ जी तुम चाहते क्या हो, तो उसके पास कोई आंसर नहीं, उसके पास किसी चीज़ का कोई आंसर नहीं है। यानी वो पीछे लौटना भी नहीं, मतलब एक जरूर है कि वो विद्रोह करता है, बस उसी सेंस में विद्रोही है, लेकिन विद्रोही इस सेंस में नहीं है कि वो कुछ और लाना चाहता, ठीक है। और क्रांतिकारी तो है ही नहीं, क्योंकि उसके पास भी कोई विजन नहीं है कि ठीक है सब क्रांतिकारी हो जाए, तो क्रांति हो तो कोई आंसर भी तो होगा, या तो पीछे वाला सिस्टम में आंसर दो या इस सिस्टम में आंसर दो, या नया सिस्टम बनाओ। तो जो नया सिस्टम बनाए तो शेखर के पास कोई आंसर नहीं, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि वो अपने सहज प्रश्नों के साथ, संशय के साथ उस स्तर पर ही विद्रोही है, न कि विद्रोही होने के पीछे उसके पास क्या है, कोई विजन है, कोई चिंतन है। क्लियर हुआ? और कोई मन में सवाल हो तो पूछिए, फिर हम लोग लिखते हैं। हाँ कोई बात नहीं। हाँ हाँ, और तो लिखा जाए किसको? नहीं, आंदोलन नहीं बोल सकते। हाँ, सबका कुछ कुछ क्या है इसमें, हाँ अंश है। और कोई मन में जो सवाल, तो आपसे 60-62 में पूछा गया है कि शेखर का कैरेक्टर एनालिसिस कीजिए। 47 में पूछा है कि कुछ अन्य पुरुष पात्रों को भी कैरेक्टर बताइए। 2002 में पूछा गया कि जो शेखर है उसका हाँ चरित्र चित्रण कीजिए। यही सवाल आपसे पूछे गए हैं, तो यही आएगा, है ना। तो एक औसत रूप से नामकरण की सार्थकता एक बार पूछा गया, तो लिखा जाए शेखर एक जीवनी का नामकरण और शेखर का चरित्र चित्रण दोनों लिखवाएंगे। मतलब नामकरण तो उसी के साथ टेल क्वेश्चन रहता है। शेखर एक जीवनी का नामकरण तथा शेखर का चरित्र चित्रण। तो अब आप घर जाके पढ़ेंगे तो पढ़ने में समझ में आ जाएगा। और चरित्र चित्रण, यही दोनों सवाल। नामकरण का मतलब कि ये जीवनी है कि आत्मकथा है कि उपन्यास है ना। तो एक और सवाल लिख लीजिए, शेखर एक जीवनी आत्मकथा है, जीवनी है या उपन्यास? हाँ, शेखर एक जीवनी आत्मकथा है, जीवनी है या उपन्यास? तो लिखिए एक बार तो रचनाकार का पूरा नाम लिख ही लीजिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। एक ही बार लिखेंगे, फिर तो अज्ञेय ही अज्ञेय बार बार लिखेंगे नहीं, एक बार तो पूरा नाम बनता ही है कि लिख लिया जाए, है ना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हाँ, हीरानंद शास्त्री इनके पिता का नाम था, है ना। वात्स्यायन तो गोत्र है ना। सच्चिदानंद नाम है। तो ये तीन नाम के पीछे क्या मतलब है? सच्चिदानंद इनका नाम, हीरानंद पिता का नाम, वात्स्यायन गोत्र और अज्ञेय उपनाम। और अज्ञेय उपनाम कैसे पड़ा? प्रेमचंद के द्वारा, है ना। तो इनका मूल नाम क्या है? सच्चिदानंद। और हीरानंद पिता का नाम है, पिता नौकरी करते थे सरकारी में। थे ये लोग पंजाब के, वैसे मूल रूप से कहाँ के थे लोग? पंजाब के, लेकिन पिता की पोस्टिंग, पिताजी सरकारी सेवा में थे तो ट्रांसफ़र होता रहता था। तो उस समय संयोग से इनके पिताजी देवरिया में पोस्टेड थे पुरातत्व विभाग में। अब पुरातत्व विभाग में वहीं टेंट वगैरह गड़ा हुआ था, वहीं पर इनका क्या हुआ? हाँ, रात में ही जन्म हुआ, है ना। तो कहीं न कहीं शेखर में भी, इस कैरेक्टर में भी उसका अंश दिखाई देता है। और फिर पिताजी का ट्रांसफ़र होता रहा कई जगह, तो ये भी मूव करते रहे, शेखर भी मूव करता रहा, शेखर के भी पिता का ट्रांसफ़र होता रहा, है ना। तो ये स्थितियाँ वही रहीं। तो पंजाब के रहने वाले थे। वैसे इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? हाँ, देवरिया कुशीनगर, ठीक है। और साइंस ग्रेजुएट थे। तो लिखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कथाकार, निबंधकार, कथाकार निबंधकार एवं प्रयोगवाद तथा नई कविता के सूत्रधार हैं। प्रयोगवाद एवं नई कविता के सूत्रधार हैं। प्रयोगवाद और नई कविता के सूत्रधार हैं, यानी स्टोरी राइटर हैं, उपन्यास राइटर हैं, निबंधकार हैं, संस्मरण लिखा है। और प्रयोगवाद जो कविता का आंदोलन है और जो नई कविता आंदोलन है उसके क्या है? ये सूत्रधार हैं। पूर्ण विराम। आपका व्यक्तित्व, आपका मतलब अज्ञेय का, आपका व्यक्तित्व
नए सूत्रों को एवं राहों के अन्वेषण को, राहों मतलब रास्तों, राहों के अन्वेषण को अधिक महत्व देता है, राहों के अन्वेषण को अधिक महत्व देता है, यानी खोजी प्रवृत्ति के राहों के अन्वेषण को अधिक महत्व देता है, जिसे प्रयोगवाद के चिंतन में तथा उपन्यासों में भी देखा जा सकता है, आपके मुख्य उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। शेखर एक जीवनी की रचना स्वतंत्रता से पूर्व 3 खंडों में हुई है। स्वतंत्रता से पूर्व 3 खंडों में हुई है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्रथम खंड 1941 1941, द्वितीय खंड 1944, द्वितीय खंड 1944 1944 तथा तृतीय खंड अप्रकाशित, ये प्रकाशित नहीं हुआ, तृतीय खंड अप्रकाशित, पूर्ण विराम। शेखर एक जीवनी को समर्पित करते हुए स्वयं अज्ञेय कहते हैं, डैश दे करके लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में, यह उपन्यास उन सबको समर्पित है, यह उपन्यास उन सबको समर्पित है जिनके कारण शेखर का निर्माण हुआ है। यह उपन्यास उन सबको समर्पित है जिनके कारण शेखर का निर्माण हुआ है। शेखर अंडर कोट ब्रैकेट में लिख लीजिए चरित्र, यानी हम इस उपन्यास को सबको समर्पित कर रहे हैं जिसने शेखर के निर्माण में, एक व्यक्ति के निर्माण में समाज की अपनी भूमिका होती है, संबंधों की भूमिका होती है, परिवार की भूमिका होती है, तो उन सबको हमने ये समर्पित किया जिससे शेखर नाम के व्यक्ति और व्यक्तित्व का क्या हुआ, निर्माण हुआ, पूर्ण विराम। यह वास्तव में इन्वर्ट कॉमा के बाहर बंद, यह वास्तव में 3 स्वतंत्र खंडों का संयोजन है, यह वास्तव में 3 स्वतंत्र खंडों का संयोजन है जो अविभाज्य है। अविभाज्य है मतलब जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, जो अविभाज्य हैं, किंतु प्रत्येक खंड अपने आप में भी स्वतंत्र है, पूर्ण विराम। शेखर एक व्यक्ति का पारदर्शी दस्तावेज है, ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड है, पारदर्शी दस्तावेज है जिसमें उस व्यक्ति का आत्मसंघर्ष और युग संघर्ष व्यक्त हुआ है, उस व्यक्ति का आत्मसंघर्ष एवं युग संघर्ष व्यक्त हुआ, आत्मसंघर्ष और युग संघर्ष व्यक्त हुआ है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे। रचना का प्रारंभ पूर्वदीप्त शैली में, यानी फ्लैशबैक पद्धति में, पूर्वदीप्त शैली में, ब्रैकेट में लिख लीजिए किस शैली में, फ्लैशबैक शैली में होता है। पूर्वदीप्त शैली का मतलब आप ठहर करके सोचे कि आप पीछे क्या क्या थे। हर आदमी सोचता है, और ये कब सोचता है, जब उमंग में होता है या दुख में होता है। सामान्यतः ये चिंतन कब होता है, जब व्यक्ति का जीवन ठहर जाता है, तो ठहर जाता है तब वो बैक सोचता है, नहीं कहीं न कहीं ठहराव होगा, चाहे वो शादी के बाद ठहराव हो या कहीं भी ठहराव है, तो आदमी सोचता है कि आखिर पीछे क्या क्या हुआ। तो इसके जीवन में भी ठहराव आ गया है, अब अगले दिन फांसी होने वाली है, तो उसके एक रात पहले ये जो सोचता है, उसी विजन को जो शब्दबद्ध कर दिया गया, तो ये उपन्यास क्या हो गया, पूरा हो गया, है ना। आगे लिखिए। फांसी की एक रात पूर्व विगत जीवन के अनुभव एवं घटनाक्रम को शब्दबद्ध करते हुए इस उपन्यास की रचना हुई है,
लाहौर के अमृतसर जेल में, लाहौर के अमृतसर जेल में, लाहौर के अमृतसर जेल में अंतिम सत्य मौत, लाहौर के अमृतसर जेल में अंतिम सत्य मौत से एक दिन पूर्व, से एक दिन पूर्व सत्य, यही ना अंतिम सत्य क्या है? मौत। इसके बाद तो कोई सत्य है नहीं, कि मौत के बाद भी कुछ लोग सत्य बताते हैं, लेकिन वो सत्य अभी तक अनुभव का हिस्सा नहीं हुआ है, वो सब कपोल कल्पना का हिस्सा नहीं। मौत के बाद भी लोग क्या कहते हैं कि कुछ सत्य बचा हुआ है। क्या सत्य बचा हुआ? स्वर्ग, मोक्ष। तो ये सब का अनुभव रिकॉर्डेड नहीं है, ये सब इमेजिनरी है ना। तो अंतिम यथार्थवादी सत्य क्या है? मौत, है ना। मौत के बाद का तो कोई रिकॉर्ड है नहीं, ठीक है कि है? नहीं है ना, किसी का, किसी का नहीं है। कि किसी का है कि वो स्वर्ग गया, किस रास्ते से गया, किस प्रक्रियाओं से गया, इसका तो कोई रिकॉर्ड है नहीं। क्या लिखा? हाँ, एक दिन पूर्व संपूर्ण जीवन को, संपूर्ण विगत जीवन को, संपूर्ण विगत जीवन को शेखर तथा शेखर के माध्यम से संपूर्ण पाठक वर्ग, शेखर तथा शेखर के माध्यम से संपूर्ण पाठक वर्ग, शेखर तथा संपूर्ण पाठक वर्ग अज्ञेय के काव्य कौशल के साथ देखने का प्रयास कर रहा है। अज्ञेय जी के काव्य कौशल के साथ, अज्ञेय जी के रचना कौशल के साथ देखने का प्रयास कर रहा है। रचना कौशल तो उन्हीं का है, अज्ञेय के रचना कौशल के साथ देखने का। हम सब देखने का प्रयास कर रहे हैं कि अज्ञेय के जीवन में क्या क्या हुआ। नहीं, शेखर भी देखने का प्रयास कर रहा है, हम सब भी तो देखने का ही प्रयास कर रहे हैं कि उसके जीवन में क्या क्या घटा। और रचना कौशल किसका है? अज्ञेय का। और डैश दे करके लिखे इन्वर्टेड कॉमा में, मैं अपने जीवन का अवलोकन कर रहा हूँ। ये कौन कह रहा है? शेखर। मैं अपने जीवन को देख रहा हूँ, मैं अपने जीवन का अवलोकन कर रहा हूँ, कॉमा अपने अतीत जीवन को दोबारा जी रहा हूँ, अपने अतीत जीवन को दोबारा जी रहा हूँ, पूर्ण विराम। मैं संपूर्ण जीवन आगे ही देखता रहा। हर आदमी आगे ही देखता रहता है। मैं अपना संपूर्ण जीवन आगे ही देखता रहा, मैं अपना संपूर्ण जीवन आगे ही देखता रहा। अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, हाँ बंद कर, अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर मैं पीछे देख रहा हूँ, पहुंचकर मैं पीछे देख रहा हूँ, पहुंचकर मैं पीछे देख रहा हूँ, पूर्ण विराम। कैसे कैसे विचित्र अनुभव रहे। हम सब अगर देखें तो आपको लगेगा कैसे कैसे विचित्र अनुभव रहे। नहीं, स्टेटमेंट नहीं चल रहा। अब कैसे कैसे विचित्र अनुभव रहे। ये सभी अनुभव, ये सभी अनुभव मेरे भटकाव, मेरी प्रेरणा, ये सब कौन कह रहा है? शेखर कह रहा है। मेरी भटकाव, मेरी प्रेरणा को तृप्ति दे रहे हैं। तृप्ति मतलब संतोष दे रहे हैं, तृप्ति दे रहे हैं। पैरा चेंज करके लिखे। शेखर सोचता है, शेखर सोचता है, शेखर सोचता है, और डैश दे करके लिखे सबसे पहले तुम शशि। सबसे पहले किसको याद करता है? फांसी से पहले किसको याद कर रहा है? शशि को। सबसे पहले तुम शशि, यानी मरने से एक दिन पहले जो वो देख रहा है अपने जीवन को, तो सबसे पहले किसको याद कर रहा है? जिससे उसको सबसे ज़्यादा लगा। वो माता पिता को नहीं याद कर रहा है, वो बचपन को नहीं, अपने घर के लोगों को नहीं याद कर रहा है। सबसे पहले किसको याद कर रहा है? शशि को याद कर रहा है। नहीं, जैसे मरने से पहले कहा जाए कि भाई तुम एक इच्छा बताओ। नहीं, ये पूछा गया था रत्नसेन से भी, जैसी पूछते रत्नसेन से पूछा गया, कैद कर लिया गया रत्नसेन को कि भाई बताओ कि अब तो इरादा बदल दो। तब भी रत्नसेन ने कहा कि ना, मुझे स्वर्ग से कोई मतलब नहीं है और नरक से भी कुछ मतलब नहीं है, मतलब केवल है पद्मावती से, अपने प्रेम से, है ना। तो रत्नसेन को भी और जायसी को भी क्या होता है कि प्रेम ही सबसे बड़ा तत्व है। और प्रेम को कैसे पाया जाएगा? कैसे पाया जाएगा? बंदूक की गोली से नहीं, प्रेम को प्रेम से ही पाया जाएगा। ये पूरे भक्ति आंदोलन का सार तत्व है ना। कबीर के यहाँ भी ये मरने से पहले, जो पहले विगत जीवन को फ्लैशबैक में देख रहा है, तो सबसे पहले किसको याद कर रहा है? हाँ, सबसे पहले तुम शशि, पूर्ण विराम। क्योंकि अब क्यों, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि हर चीज़ में ये रीज़न देखता है। क्योंकि तुम जीवन में सबसे पहले आई, या अभी ताज़ी स्मृति हो, तुरंत तुरंत सबसे पहले आई
और ताज़ी स्मृति हो, पूर्ण विराम लिखिए नहीं, नहीं पूर्ण विराम नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम सबसे पहले आई थी और इसलिए हम तुमको याद कर रहे हैं, और नहीं ये भी कि अभी अभी हाल में तुम गुजरी हो, नहीं अभी हाल में निधन हुआ है शशि का, तो इसलिए नहीं कि तुम ताज़ी स्मृति हो, इसलिए हम नहीं तुमको याद कर रहे हैं, और इसलिए भी नहीं कि तुम सबसे पहले आई, पूर्ण विराम। वास्तव में यदि मैं तलवार हूँ तो धार किसान तुम हो। देखिए कितना डेडिकेशन। यदि मैं तलवार हूँ तो धार किसान तुम हो। धार, तलवार में जो धार होता है उसकी जो शान है वो क्या है? शान मतलब जो नुकीलापन है वो कौन है? तुम हो। क्यों हो भाई? ये कहता है कि मेरे बनाने में तुम्हारा ही हाथ है ना। यदि हम तलवार हैं तो मेरे धार किसान क्या हो? तुम हो। ठीक है, तो ये उपन्यास ज़्यादा कहाँ ले जाता है? प्रेम और प्रणय की तरफ ले जाता है। जो उपन्यास आपको कहाँ ले जा रहा है? और इसी नज़रिए से युवा पीढ़ी इसको पढ़ती है, तो अब तो आनंद आ जाएगा पढ़ने में। नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इसको पढ़ें। धार किसान तुम हो, जिस पर मेरा जीवन, जिस पर मेरा जीवन, जिस पर मेरा जीवन बराबर चढ़ाया जाकर तेज होता रहा है। जिस पर मेरा जीवन बराबर चढ़ाया जाकर तेज होता रहा है, चढ़ाया जाकर तेज होता रहा है, पूर्ण विराम। आज मैं जो कुछ हूँ, आज मैं जो कुछ हूँ, हाँ आज मैं जो कुछ हूँ उसमें मैं लज्जित नहीं हूँ। मतलब कह रहा है कि ठीक है हम कल मरेंगे लेकिन हम लज्जित नहीं, पूर्ण विराम। पैरा चेंज करके लिखिए, वास्तव में शशि शेखर को बनाने में टूट गई है। वास्तव में शशि शेखर को बनाने में ही टूट गई है। शेखर को बनाने में ही टूट गई है, पूर्ण विराम। संभवतः स्वयं शेखर के हाथों ही टूट गई है। संभवतः स्वयं शेखर के हाथों ही टूट गई। यदि शान टूटती है, यदि शान टूटती है तो तलवार भी टूटता है। यदि शान टूटती है तो तलवार भी टूटता है। ऐसा नहीं कि ये नहीं टूटा है। कल शेखर को फांसी होने वाली है, कल शेखर को फांसी होने वाली है। पैरा चेंज करके लिखिए, शेखर प्रारंभ से ही, शेखर प्रारंभ से ही तार्किक प्रश्न करता है। तार्किक प्रश्न करता है, प्रारंभ से ही तार्किक प्रश्न करता है। निश्चित रूप से शेखर का चरित्र चित्रण करते वक्त, निश्चित रूप से शेखर का चरित्र चित्रण करते वक्त उसके व्यक्तित्व, उसकी चिंता, उसका चिंतन, परिवार एवं समाज के प्रति उसकी प्रतिक्रिया, परिवार एवं समाज के प्रति उसकी प्रतिक्रिया, प्रेम एवं पढ़ने के प्रति उसके विचार, प्रेम एवं पढ़ने के प्रति उसके विचार, उसकी भाषा, उसके दर्शन आदि पर विचार आवश्यक है, आदि पर विचार आवश्यक है। वह अपने अनुभव में 100% ईमानदार है। वह अपने अनुभव में 100% ईमानदार है। वह अपने अनुभव में 100% ईमानदार है। मतलब वो छुपाता नहीं है कुछ। वो अपने अनुभव में 100% ईमानदार है। वह न अच्छा आदमी है और न बड़ा आदमी। भाई आप उसको अच्छा नहीं कर सकते न बड़ा कर सकते हैं। वह न अच्छा आदमी है न बड़ा आदमी, किंतु उसके अनुभव और ईमानदारी पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो सकता। किंतु उसके अनुभव एवं ईमानदारी पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो सकता। कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो सकता। भाई अनुभव से वो ईमानदार है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। एवं ईमानदारी पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो सकता। पैरा चेंज करके लिखे, शेखर एक जीवनी को आत्मकथा कहा जाए, जीवनी कहा जाए या उपन्यास। शेखर एक जीवनी को आत्मकथा कहा जाए, जीवनी कहा जाए या उपन्यास। शेखर एक जीवनी को आत्मकथा कहा जाए, जीवनी कहा जाए या उपन्यास, क्वेश्चन मार्क। इसका समाधान स्वयं रचनाकार के कथन से, इसका समाधान, इसका सॉल्यूशन स्वयं रचनाकार के कथन से स्पष्ट होता है। स्वयं रचनाकार के कथन से स्पष्ट होता है। स्वयं रचनाकार के कथन से स्पष्ट होता है। डैश दे करके लिखिए। यानी हम इसको आत्मकथा कहें, जीवनी कहें या उपन्यास, ये कौन बताएगा? स्वयं सबसे बड़ा जो रचनाकार है वही बताए। तो देखिए वो क्या कहते हैं। डैश दे करके लिखिए, शेखर के बचपन के बहुत से अंश, शेखर के बचपन के बहुत से अंश, शेखर के बचपन के बहुत से अंश, बहुत सी घटनाएं एवं स्थान मेरे अपने जीवन संदर्भों से लिए गए। ये स्वयं अज्ञे कह रहे हैं कि मेरे अपने जीवन संदर्भों से लिए गए।
बचपन के बहुत से अंश, बहुत सी घटनाएं एवं स्थान अपने जीवन संदर्भ से लिए गए। ऐसा मैंने प्रामाणिकता और विश्वसनीयता लाने के लिए किया है। ऐसा मैंने प्रामाणिकता और विश्वसनीयता लाने के लिए किया। इन्होंने कहा कि ऐसा मैंने क्यों किया, अपने जीवन से ही जुड़ी घटनाएं ले ली, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता लाने के लिए किया। किंतु जैसे जैसे शेखर आगे बढ़ता है, किंतु जैसे जैसे शेखर आगे बढ़ता है, जैसे जैसे शेखर आगे बढ़ता है, उसका व्यक्तित्व स्वतंत्र होता जाता है। उसका व्यक्तित्व स्वतंत्र होता जाता है, स्वतंत्र होता जाता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद, पैरा चेंज करके लिखे। अर्थात शेखर रचनाकार की कठपुतली नहीं है। शेखर रचनाकार की कठपुतली नहीं है। शेखर रचनाकार की कठपुतली नहीं है, पूर्ण विराम। यद्यपि हिंदी आलोचना में इसे अज्ञेय की आत्मकथा माना गया है। हिंदी आलोचना में इसे अज्ञेय की आत्मकथा माना गया है, पूर्ण विराम। किंतु वास्तव में यह अज्ञेय की आत्मकथा नहीं है। यह वास्तव में अज्ञेय की आत्मकथा नहीं है। अज्ञेय की आत्मकथा नहीं है, पूर्ण विराम। कथाकार प्रेमचंद ने उपन्यास विधा में चरित्र एवं चरित्र चित्रण के प्रति कैरेक्टर एवं कैरेक्टर एनालिसिस के रेफरेंस में चरित्र एवं चरित्र चित्रण के प्रति जो विचार व्यक्त किया है, उसी को अज्ञेय आगे बढ़ाते। और डैश दे करके प्रेमचंद का स्टेटमेंट लिखिए। मैं अपने चरित्र को संतान के रूप में केवल नाम देता हूँ। कॉमा, परिस्थितियों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया उसकी स्वयं की होती है। इन्वर्टेड कॉमा बंद। शेखर एक जीवनी में भी अज्ञेय कहते हैं डैश दे करके लिखे। आत्मघटित ही आत्मानुभूत नहीं होता। आत्मघटित ही आत्मानुभूत नहीं होता, वरन परघटित भी आत्मानुभूत हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम पे जो गुजरी है वही मेरा अनुभव नहीं है। दूसरों पर जो गुजरती है, समाज में मैं देखता हूँ, वो भी मेरा अनुभव हो सकता है। कोई जोड़ी नहीं कि हम पीटी पास नहीं किए हैं तो वही मेरा अनुभव है, दूसरा नहीं पास किया है उससे भी तो हम नया विद्यार्थी सीख सकता है कि कहाँ कहाँ सावधानी। कोई जोड़ी है कि अपना ही अनुभव बार बार लिया जाए। तो आगे कहते हैं कि जो आत्मघटित है वही केवल अनुभव नहीं होता, पर घटित भी क्या हो सकता है। यानी ये नहीं मामला है कि शेखर ने जो सफरिंग किया है, जो उसको सफ़र कर रहा हो लाइफ में, वो सब मेरा भी है। मैंने परघटित को भी आत्म अनुभूत किया है। ठीक है, हाँ बताए। हाँ तो ठीक है, इसमें भी तो वही है कि भाई भोगा हुआ अनुभव ईमानदारी से व्यक्त हो। तो अनुभव चाहे वो परघटित से मिल गया हो चाहे आत्मघटित से मिल गया हो, अनुभव की ईमानदारी होनी चाहिए। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ही बार बार अनुभव करते रहें और उसी को हम मतलब मेरे ऊपर ही गुजरे। तो वही हम निराला की रचना सरोज स्मृति पढ़ के हम स्वयं उस पर घटित को भी अपना घटित हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं और उसको अपने अनुभव में ढाल सकते हैं। बुद्ध ने तो यही किया, उन पर तो कुछ था ही नहीं, वो तो हमेशा आनंद में रहे। राजा के बेटे, अच्छी शादी, नहीं धन, राजा उनका बनना निश्चित, पिता भी यही चाहते थे, लेकिन उन्होंने परघटित को ही अपना क्या बना लिया, आत्मघटित बना लिया। तो इनका कहना है कि भाई शेखर मैं नहीं हूं, हमने, हाँ ये अलग बात है कि कुछ मेरा भी है उसमें बाल्यकाल, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो हमसे अलग होता गया, है ना। मतलब बचपन में जरूर मेरे आसपास था वो, यानी हम ही थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसका अपना बिहेवियर क्या हुआ,
चेंज हो गया, समझ में आया? लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं जी, जैसे आप कोई प्रेम कविता बोले तो लोग कहे आप ही की है क्या, कहते हैं ना। आपने कोई प्रेम कविता लिखी, अपने मित्र को सुनाई या पापा को ही सुनाई, नहीं पापा कहे भाई तुम लगता है किसी के, तो आप कहेंगे नहीं भाई मेरा पर घटित भी तो मेरा अनुभव हो सकता है, कोई जरूरी है कि हम प्रेम में पढ़ के ही वो अनुभव लें। क्लियर हुआ? तो लिखिए क्या लिखा, क्या लिखा, हो सकता है। अर्थात अर्थात अज्ञे ने ईमानदारी से स्वीकार किया है कि शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, मेरापन कुछ अधिक है, तथा मेरी वेदना शेखर को सिंचित कर रही है, और मेरी वेदना शेखर को सिंचित कर रही है। किंतु किंतु यह वास्तव में किंतु यह वास्तव में शेखर का ही युग संघर्ष है, शेखर का ही युग संघर्ष। ब्रैकेट में लिखिए, बचपन की स्मृतियों को छोड़कर, बचपन में कुछ है हमसे मिलता जुलता, लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ वो क्या हुआ, पैराचीन करके लिखिए। अतः यह आत्मकथा नहीं है, या इसी में लिखिए अतः यह आत्मकथा नहीं है, यानी शेखर एक जीवनी क्या है, आत्मकथा नहीं है। टी.एस. इलियट भी मानते हैं, टी.एस. इलियट भी मानते हैं, टी.एस. इलियट एक उपन्यासकार पश्चिम के, टी.एस. इलियट भी मानते हैं, या ऐसे लिखिए टी.एस. इलियट भी मानते हैं, इनका एक स्टेटमेंट, टी.एस. इलियट भी मानते हैं कि भोगने वाले व्यक्ति और रचने वाले कलाकार के बीच, भोगने वाले व्यक्ति और रचने वाले कलाकार के बीच एक अंतर होता है। भोगने वाले व्यक्ति और रचने वाले कलाकार के बीच एक अंतर होता है। भोगने वाले व्यक्ति एवं रचने वाले कलाकार के बीच एक अंतर होता है। रचनाकार जितना बड़ा होता है, यह अंतर भी उतना ही बड़ा होता है। रचनाकार जितना बड़ा होता है, यह अंतर भी उतना ही बड़ा होता है। रचनाकार जितना बड़ा होता है, यह अंतर भी उतना ही बड़ा होता है। पूर्ण विराम। इस प्रकार स्पष्ट है कि शेखर एक जीवनी न आत्मकथा है और न जीवनी, शेखर एक जीवनी न आत्मकथा है और न जीवनी, बल्कि इसकी संरचना एक उपन्यास की है, बल्कि इसकी संरचना एक उपन्यास की है, बल्कि इसकी संरचना क्या है, एक उपन्यास की है। पैरा चेंज करके लिखिए। शेखर के परिवार में 6 भाई बहन हैं। शेखर के परिवार में, पैरा चेंज करके लिखिए, शेखर के परिवार में 6 भाई बहन हैं, 6 भाई बहन हैं, पूर्ण विराम। सबसे बड़ी बहन ब्रैकेट में लिखे 5 वर्ष बड़ी, सबसे बड़ी बहन सरस्वती है, पूर्ण विराम। ईश्वर दत्त और प्रभुदत्त 2 बड़े भाई हैं, ईश्वर दत्त और प्रभुदत्त 2 बड़े भाई हैं, पूर्ण विराम। परिवार द्वारा दिया गया नाम चंद्रशेखर है। इसका मूल नाम क्या है? हालांकि लोगों ने बुद्धदेव भी, कुछ लोगों ने कहा, चूंकि बुद्ध के निर्वाण स्थली पर जन्म हुआ है ना, इसका मूल नाम क्या है? परिवार द्वारा दिया गया नाम क्या है? चंद्रशेखर। किंतु सभी लोग इसे शेखर कहते हैं, सभी लोग इसे शेखर कहते हैं। पैरा चेंज करके लिखिए। शेखर माँ के प्रति घृणा करता है, शेखर माँ के प्रति घृणा करता है, क्योंकि माँ से इसको नहीं पटती, क्योंकि माँ इस पर अविश्वास करती है, माँ इस पर क्या करती है? अविश्वास करती है। और डैश दे करके लिखे, जीवन में कई बार, पूर्ण विराम, 1-2 बार नहीं, जीवन में कई बार, पूर्ण विराम, उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देती, उसके प्रश्न का बताइए बच्चा क्या क्या रिसीव करता है? नहीं, गार्जियन के हर एक्टिविटी पर वो क्या है? सही पत्रकार है वो, है कि नहीं? वॉचडॉग है एकदम। आज के पत्रकार को तो कुछ चॉकलेट टॉफ़ी खिलाइए तो लोग मान जाते हैं, लेकिन बच्चा नहीं मानता है, चाहे जितना आप उसको बर्गर टॉफ़ी खिलाइए, उसके मन में जो बातें चल रही हैं, है ना, वो सब क्या करता रहता है? स्मृतियों में संचित रखता है। तो ये भी क्या है? माँ से इसको नहीं लगाओ। क्यों नहीं है? चूँकि एक दिन की बात नहीं है, वो हर बार यही फाइनल कंक्लूजन पे वो आता है ना। माँ से उसको क्या है? घृणा। क्या लिखा? नहीं देती। जैसे बच्चे का जन्म कैसे होता है? कहाँ से आते हैं?
बच्चे का जन्म कहाँ से होता है, कैसे आते हैं, उसे महसूस होता है कि उससे बातें छुपाई जाती हैं, महसूस होता है कि उससे बातें छुपाई जाती हैं, किंतु उसे अपने पिता पर स्नेह है, किंतु उसे अपने पिता पर स्नेह है। वह छोटी उम्र में किताबें लिखकर पिता को दिखाता है, वह छोटी उम्र में किताबें लिखकर पिता को दिखाता है। पूर्ण विराम। स्वयं अज्ञेय का मानना है, स्वयं अज्ञेय का मानना है कि, स्वयं अज्ञेय का मानना है कि, स्वयं अज्ञेय का मानना है कि पिता की ओर आकृष्ट पुत्र तथा माता की ओर आकृष्ट कन्या में असाधारणता होती है। पिता की ओर आकृष्ट पुत्र तथा माता की ओर आकृष्ट कन्या में पिता की तरफ आकर्षित पुत्र तथा माता की तरफ आकृष्ट कन्या में असाधारणता होती है। क्योंकि साधारण रूप से तो असाधारणता होती है। ठीक है, पैरा चेंज करके लिखिए। शेखर के मन में प्रश्न और संशय सदैव हैं। शेखर के मन में, पैरा चेंज करके लिखिए, शेखर के मन में प्रश्न और संशय सदैव है। शेखर के मन में प्रश्न और संशय सदैव चलते हैं, सदैव चलते हैं। जैसे सांप काटने पर पुजारी की मृत्यु, सांप के काटने पर पुजारी की मृत्यु, सांप के काटने पर पुजारी की मृत्यु पर वह प्रश्न करता है। क्योंकि सांप काटा है और भगवान भगवान करते हुए मंदिर की तरफ गया है। कौन? पुजारी। प्रश्न करता है कि, पर प्रश्न करता है ईश्वर ने पुजारी को क्यों नहीं बचाया, ईश्वर ने पुजारी को क्यों नहीं बचाया, ईश्वर ने पुजारी को क्यों नहीं बचाया। पूर्ण ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। सहज मन से सवाल होता, भाई कहाँ है ईश्वर। पूर्ण विराम। उसके होते इतने बुरे काम क्यों होते हैं। मन में बच्चे का सवाल चल रहा है, उसके होते बुरे काम क्यों होते हैं। नहीं, जितने प्रश्नों के प्रति ईमानदार छोटे बच्चे हैं, बड़े होते होते हम पर क्या होता हो जाता है, नहीं, हम प्रश्नों से कतराने लगते हैं। लेकिन बच्चा कर रहा है प्रश्न। पिता जब मंदिर ले जाते हैं, पिता जब मंदिर ले जाते हैं तब वह बाहर अकेला खड़ा रहता है, पिता के कहने पर भी नहीं जाता, बाहर अकेला खड़ा रहता है। पूर्ण विराम। उसकी पिटाई भी होती है, भाई पिता पीटेगा ही कि भाई न, उसकी पिटाई भी होती है। पूर्ण विराम। इस तरह बचपन से ही उसमें विद्रोही चेतना मिलती है, इस तरह बचपन से ही उसमें विद्रोही चेतना मिलती है। पैरा चेंज करके लिखिए। शेखर के पिता का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र, शेखर के पिता का स्थानांतरण कभी कश्मीर, कभी पटना और कभी दक्षिण होता है। कभी कश्मीर, कभी पटना और कभी दक्षिण होता है। अलग अलग जॉब में थे तो फादर का जियोलॉजी विभाग में थे, ट्रांसफ़र होता रहता था। कभी कश्मीर, कभी पटना, कभी दक्षिण होता है। कश्मीर में जब बाढ़ आती है, कश्मीर में जब बाढ़ आती है तब वह चूहों को बचाने के लिए उसका बिल बंद करता है। किंतु जब बाढ़ पहली मंजिल तक आ जाती है, जब बाढ़ पहली मंजिल तक आ जाती है तब वह पूछता है मौत कैसे आती है तब वह पूछता है मौत कैसे आती है। माँ उत्तर नहीं देती, माँ और डांट देती है, माँ उत्तर नहीं देती। पूर्ण विराम। पिता कहते हैं जान ईश्वर के पास से आती है और वहीं चली जाती है। पिता कहते हैं जान ईश्वर के पास से आती है और वहीं चली जाती है। पैरा चेंज करके लिखे। पटना में केले के खंभे पर गंगा में बहना उसे अच्छा लगता है। पटना में केले के खंभे पर, केला काटता है, केले के खंभे पर बहना उसे अच्छा लगता है। गंगा में केले के खंभे पर बहना उसे अच्छा लगता है। एक दिन बहुत दूर चले जाने पर, एक दिन बहुत दूर चले जाने पर जब सब लोग उसकी चिंता करते हैं, जब सब लोग उसकी चिंता करते हैं, दूर बहते चला गया। जब सब लोग उसकी चिंता करते हैं तब उसे अच्छा लगता है, मतलब उसको लगता है कि हमारा भी कोई केयर करता है। वरना उसके मन में चल रहा है कि मेरी कोई स्थिति नहीं है घर में। कई बच्चा नहीं कहता है कि हमको लगता है तुम मार्केट से लाई हो, छोटे बच्चे बोलते हैं, है ना। तो ये इसको लगता है कि हमको कोई नहीं चाहता, लेकिन जब सब खोजबीन शुरू होती है तो इसको लगता है मेरा भी कोई क्या है, महत्व है। ठीक है। पूर्ण विराम। वह कभी शरारत से
फायर ब्रिगेड को फ़ोन करता है, फ़ोन कर देता है फायर ब्रिगेड को कि आग लग गई है, शरारत करता है, दुकानदारों को तंग करता है, पूर्ण विराम। वह गांधीवादी विचारों का समर्थक भी बन गया है, वह गांधीवादी विचारों का समर्थक भी बन गया है। किंतु जब बैरिस्टर के बच्चे के साथ बहस होती है, जब बैरिस्टर के बच्चे के साथ, अंग्रेजी बैरिस्टर अंग्रेज है, बैरिस्टर के बच्चे के साथ बहस होती है, तब गांधीवाद से नाता तोड़ लेता है, गांधीवाद से नाता तोड़ लेता है। क्यों ऐसा होता है हम घटना बता देते हैं। बैरिस्टर साहब हैं, ये जाता है, घर में आते हैं पिता से मिलने, ये दरवाजे पर है, ये प्रणाम नहीं करता उसको। बैरिस्टर का बच्चा है, वो अंग्रेजी में बोलता है तो ये उसको उत्तर नहीं देता। दूसरे दिन बैरिस्टर साहब आते हैं, जब शिकायत करते हैं फादर से कि कैसा बच्चा है, ये अदब भी नहीं करता, तो इसको लाया जाता है। पिता कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि गांधी जी ने क्या कहा था कि एक गाल पर जब पड़े तो दूसरा गाल। अब इसको लग गया कि पिता जो हमारा नुमाइश कर रहा है। आई बैरिस्टर से उसको घृणा है बच्चे से, वो कहता है कि नहीं, हम तो दोनों गाल पे तमाचा मारेंगे। वहाँ से गांधीवाद से इसका क्या हो जाता है, हाँ, कहता नहीं, बैरिस्टर के सामने कहता हम क्या करेंगे, दोनों गाल पे तमाचा मारेंगे। ठीक है, तो लिखिए, पैरा चेंज करके लिखिए। शेखर के जीवन में, शेखर के जीवन और शरीर में परिवर्तन आते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा तो परिवर्तन होगा। शेखर के जीवन और शरीर में परिवर्तन आते हैं, परिवर्तन आते हैं। जब इसके प्रश्नों का कोई समाधान नहीं देता, तब वह प्रेम, दर्शन, विज्ञान आदि की किताबें पढ़ने लगता है। प्रेम, दर्शन, विज्ञान आदि की किताबें पढ़ने लगता है। उसका आकर्षण बड़ी बहन सरस्वती के प्रति, बड़ी बहन सरस्वती के प्रति होता है। एक दिन अपनी बहन के कपोल को छूकर कहता है, कपोल मतलब गाल को छूकर कहता है, कितनी अच्छी लगती हो तुम, पूर्ण विराम। किंतु जब उसकी शादी होती है, तब शेखर को बुखार आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि बहन चली जाएगी। शेखर को बुखार आ जाता है। जब सरस्वती की लड़की 4 दिन के अंदर मर जाती है, 4 दिन के अंदर मर जाती है, तब उसे क्रोध होता है कि बच्चे कैसे होते हैं यह जानते हुए भी सरस्वती ने नहीं बताया। बच्चे कैसे होते हैं यह जानते हुए भी सरस्वती ने नहीं बताया, यह जानते हुए भी सरस्वती ने नहीं बताया। पैरा चेंज करके लिखिए। वह शारदा के प्रति भी आकर्षित होता है। शारदा नाम की एक लड़की है, वह शारदा के प्रति भी आकर्षित होता है, जो मद्रासी परिवार की थी, किंतु अंत में जब वह कहती है कि प्रेम और तुमसे, तब वह टूट जाता है, पूर्ण विराम। वह बीमार पड़ोसी शांति को कविता सुनाता है, पैरा चेंज करके लिखिए। मौसी की लड़की शशि के प्रति उसका आकर्षण बचपन से लेकर अभी तक लगातार बढ़ता जाता है। बचपन में लोटे से माथे फूटने का प्रसंग, माथा फूटने का प्रसंग उसे प्रभावित करता है। किंतु जब जेल हो गई है, जेल से आकर पहली बार मिलता है, तब कहता है, डैश देकर के लिखिए, मेरा बहुत कुछ खो गया है, मुझे तुम्हें दोबारा पहचानना है, ब्रैकेट में लिखे, क्योंकि शशि की शादी रामेश्वर से हो गई। इसका कारण क्या था? क्योंकि शशि की शादी किससे हो गई? रामेश्वर से हो गई, पूर्ण विराम। एक दिन परिस्थितियों के कारण रात में शशि शेखर के यहाँ ही रुक जाती है। एक दिन परिस्थितियों के कारण रात में शशि शेखर के घर रुक जाती है, पूर्ण विराम। पति रामेश्वर उसे घर से भगाते हुए
उसे घर से भगाती, यानी घर से भगा देता है। घर से भगाते हुए पैरों से प्रहार करता है। रामेश्वर मारता है पैर से, पैरों से प्रहार करता है, जिससे उसे गुर्दे की समस्या हो जाती है, किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है। किसको? शशि को, है ना, गुर्दे की समस्या हो जाती है। किसके मारने से? पति ने जो पीछे से लात से मारा। पूर्ण विराम। अंततः शशि की मृत्यु हो जाती है। अंततः शशि की मृत्यु हो जाती है। पूर्ण विराम। प्रत्येक क्षण शेखर शशि के लिए सतर्क है, लेकिन वो फिर कहाँ रह रही है? वो शेखर के यहाँ रह रही है। प्रत्येक क्षण शेखर शशि के लिए सतर्क है। उसे शशि की बातें भी याद हैं। उसे शशि की बातें भी याद हैं। डैश दे करके लिखिए। दुख उसी की आत्मा को शुद्ध करता है। ये शशि ने ही बोला था। दुख उसी की आत्मा को शुद्ध करता है। दुख उसी की आत्मा को शुद्ध करता है जो उसे दूर करने की कोशिश करता है। दुख उसी की आत्मा को शुद्ध करता है जो उसे दूर करने की कोशिश करता है। पूर्ण विराम। शेखर के निर्माण में, इन्वर्ट कॉमा बंद, शेखर के निर्माण में शशि का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष योगदान है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष योगदान है। पैरा चेंज करके लिखिए। वास्तव में शेखर न विद्रोही है न क्रांतिकारी। वास्तव में शेखर न विद्रोही है न क्रांतिकारी। विद्रोही है न क्रांतिकारी। क्योंकि उसके सामने प्रारंभ से अंत तक उत्तर की रूपरेखा नहीं है, आंसर की रूपरेखा नहीं है। उसके व्यक्तित्व और सिद्धांत में विरोधाभास है। उसके व्यक्तित्व और सिद्धांत में विरोधाभास है। वह स्वयं कहता है विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते। वह स्वयं कहता है विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं। वास्तव में, पैरा चेंज करके लिखे, वास्तव में शेखर एक कलाकार एवं कलाकार के विकास की कहानी है। वास्तव में शेखर एक कलाकार तथा एक कलाकार के विकास की कहानी है। उसके व्यक्तित्व को प्रेम और विरोधाभासों ने गढ़ा है। उसके व्यक्तित्व को प्रेम और विरोधाभासों ने गढ़ा है। उसके व्यक्तित्व को प्रेम एवं विरोधाभासों ने गढ़ा है। उसकी घृणा भी प्रेम का ही दूसरा रूप है। उसकी घृणा भी प्रेम का ही दूसरा रूप है। पैरा चेंज करके लिखिए। शेखर के चरित्र चित्रण कौमा अज्ञेय के चिंतन एवं कथासार यह है कि शेखर एक जीवनी प्रेम गाथा अधिक महसूस होती है। शेखर एक जीवनी प्रेम गाथा, लव स्टोरी, प्रेम गाथा अधिक महसूस होती है। विद्रोह इसके पड़ाव हैं जो अनुभव देते हैं। विद्रोह इसके पड़ाव हैं जो अनुभव देते हैं। इसके अनुभव के पड़ाव पर कोई न कोई नारी है। इसके अनुभव के पड़ाव पर कोई न कोई नारी है। पूर्ण विराम। अर्थात शेखर न अच्छा आदमी है न बुरा। शेखर न अच्छा आदमी है न बुरा और न बड़ा। अर्थात शेखर न अच्छा आदमी है न बुरा और न बड़ा। वह वास्तव में एक ईमानदार आदमी है। एक ऑनेस्ट व्यक्ति है। वो न बड़ा है न बुरा है। वह वास्तव में एक ईमानदार आदमी है। ब्रैकेट में लिखे मन, वचन और कर्म के स्तर पर। मन, वचन, कर्म के स्तर पर, कौमा अनुभव और अभिव्यक्ति के स्तर पर। वह एक ईमानदार आदमी है मन, वचन और कर्म के स्तर पर, अनुभव एवं अभिव्यक्ति के स्तर पर, कौमा पाप और पुण्य के स्तर पर। हम सभी के भीतर कहीं न कहीं एक शेखर का व्यक्तित्व है। हम सभी के भीतर कहीं न कहीं एक शेखर का व्यक्तित्व है। हम सभी के भीतर कहीं न कहीं शेखर का एक व्यक्तित्व है जो सजग है, प्रश्नाकुल है, कौमा स्वतंत्र है और ईमानदार है। जो कहीं न कहीं सजग है, प्रश्नाकुल है, स्वतंत्र है और ईमानदार है। पूर्ण विराम। मनोविश्लेषण पर आधारित इस उपन्यास के माध्यम से
मनोविश्लेषण पर आधारित इस उपन्यास के माध्यम से अज्ञे ने एक अद्वितीय एवं अस्मरणीय चरित्र दिया है जिसका अंश एवं आंशिक ईमानदारी सभी में उपस्थित है।